Jai Hind everyone. I hope you all are doing good. So my name is Aman Singh and today we are going to start our weekly current affairs. तो जैसा कि रे सर ने आप लोगों को अनाउंस कर दिया है कि अब से हम हर वीक में आपको करंट अफेयर की वीडियोस प्रोवाइड करेंगे, जहां पे हम पूरे हफ्ते में जो भी पीआईबी में या फिर द हिंदू या द इंडियन एक्सप्रेस या अदर जो गवर्नमेंट सोर्स है जहां पे करंट अफेयर्स आता है वो हम आपको पूरे हफ्ते का कंपाइल करके एक दिन आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया करेंगे। तो अभी तक हम आपको मंथली दे रहे थे, लेकिन मंथली में हमने देखा कि काफ़ी डिले भी होता है और हर महीने कोई ना कोई आप एग्जाम दे रहे होते हो, ठीक है। तो इसके लिए एक हमने सबसे अच्छा सॉल्यूशन निकाला कि हम आपको अब से हर हफ्ते जो वीडियो है वो प्रोवाइड करेंगे। बाकी जो मंथली वाला जो वीडियो आता था वो एज इट इज़ कंटिन्यूड रहेगा। अब मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं कि क्या क्या प्रोग्राम में रहने वाला है जो फर्स्ट टाइम वीडियो से जुड़ रहे तो, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले वीकली में हम आपको पता है कि इस बार के करंट अफेयर में कई सारी चीज़ें हमें सीखने को मिला कि हमें करंट अफेयर के लिए नया अप्रोच क्या अपनाना पड़ेगा, क्योंकि अब यूपीएससी पहले जैसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा था जो आज से 2-3 साल पहले पूछता था, लाइक वन लाइनर फैक्ट, ठीक है। अब यूपीएससी आपके पीआईबी से ज़्यादातर इस साल के जो सीएपीएफ में करंट अफेयर आया था वहां पे ज्यादातर आपके पीआईबी से क्वेश्चंस दिखे थे, और उसमें भी हमने ईयर वाइज लिया जाए तो पिछले एक साल का न्यूज़ जो है आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि देखो, अगर मान के चलो कोई भी एग्जामिनेशन में अगर एक साल से पीछे का भी न्यूज़ पूछता है ना, लेकिन आप एक साल तक का ही पढ़ा करो करंट अफेयर, क्योंकि क्या होता है ना कि वही फिजिबल हो पाता है आपके लिए। क्योंकि बाकी तो अगर आप चाहो तो 2 साल 3 साल सब कर सकते हो, लेकिन वो एट द एंड आप रिवाइज कर नहीं पाओगे, याद नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज ये है ना कि बहुत एक मिसकंसेप्शन है एस्पिरेंट्स में कि जो करंट अफेयर्स में जो भी न्यूज़ आती है वो एकदम नई होती है। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे आपके, मैं बता दूं कि 60 to 70% जो न्यूज़ होती है ना आपके रिपीटेड होती है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने 2025 का सीपीएफ अटेम्प्ट दिया है तो आपने एक साल का पिछला न्यूज़ कवर किया है ना, तो इस बार आपको ये वाले एक साल का न्यूज़ बस कवर करना, आपका काम हो जाएगा। अननेसेसरली अगर आप 3 साल का पीछे पढ़ने जाओगे तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे होगे और उतना आप याद भी नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज़ें, जो मान के चलो आपने लास्ट ईयर न्यूज़ पढ़ा था वो अगर दोबारा अपीयर होता तो आपके लिए काइंड ऑफ रिविजन हो गया है ना, तो आपका 2 साल का भी कवरेज ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो हमें जो फोकस करना है वो अब आने वाले एक साल का न्यूज़ फोकस करना है, ताकि हम नेक्स्ट सीएपीएफ अटेम्प्ट में हमारा जो करंट अफेयर रहता था वो हमारे लिए अब हडल बन के ना रहे, ठीक है। बाकी सेकंड चीज हमने और एक चीज डिसाइड की है कि मान के चलो आपके वीक में, पूरे वीक में ना एक बहुत हॉट टॉपिक रहता है जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है और वहाँ से आपके एग्जामिनेशन ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लूँ कि इस वीक में जो लद्दाख का इशू था जहाँ पे सोनम वांगचुक जी को डिटेन किया गया था वो काफ़ी न्यूज़ में रहा था। तो इस टाइप के जो टॉपिक्स होते हैं ना ये काफ़ी हाई लिंक टॉपिक्स होते हैं। तो इस पर भी हमने डिसाइड किया है कि जो आपके पूरे वीक का जो सबसे एक हॉट टॉपिक रहेगा उस पर आपको एक वीक में वीडियो प्रोवाइड किया करेंगे, राइट। तो फिर से देख लेते हैं क्या क्या हमारे एंड से आपके लिए करंट अफेयर में प्रोवाइड किया जाएगा। सबसे पहले वीक में आपके तो एक वीकली करंट अफेयर वीडियोस और एक आपके हॉट टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस। उसके बाद मंथली जो आपका करंट अफेयर आता था वो एज इट इज हम देंगे, ठीक है। वो आपका काइंड ऑफ रिवीजन हो जाएगा अगर आप वीकली करंट अफेयर अच्छे से फॉलो कर रहे हो तो। और जो मैगजीन्स हम बना रहे हैं आपके लिए एक्सक्लूसिव मैगजीन, जहां पे आपके जो करंट इवेंट है वो तो है ही है और उससे रिलेटेड जो स्टैटिक कॉन्सेप्ट है वो भी वहां पे एक्सप्लेन किया गया है। तो आपका ये ओवरऑल जो करंट अफेयर का जो प्रॉब्लम था उसके लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। तो आज के बाद आपको करंट अफेयर के लिए कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप हम पे पूरा रिलाई कर सकते हो, क्योंकि अननेसेसरली आप अलग अलग सोर्सेज की तरफ भागोगे ना, आपका टाइम वेस्ट तो होना ही है और कहीं ना कहीं आप गेम से वैसे ही बाहर हो जाओगे, क्योंकि कंपटीशन बढ़ चुका है। तो हमें फोकस रहना है, एक सोर्स पे ट्रस्ट करना है। उसके बाद दूसरा जो एक क्वेश्चन माइंड में ये भी आता है कि सर वीकली और मंथली दोनों ही फॉलो करना जरूरी है क्या? तो देखो, मैं आपको बता दूं कि यार टोटली आपका चॉइस है। फॉर एग्जांपल बहुत बच्चों को क्या होता है ना कि वो वैसे न्यूज़पेपर उनको पढ़ने की आदत है, राइट। तो आप सिर्फ मंथली वीडियोस पे भी रिलाई कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे भी मोर और लेस हम सारी चीज़ें कवर कर रहे होंगे, लेकिन वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में न्यूज़ नहीं कवर करेंगे। वहाँ पे हम जो भी पूरे महीने का न्यूज़ था उसको एक बार गो थ्रू करेंगे, क्योंकि डेप्थ में हम कहाँ कवर करने वाले हैं, वीकली में कवर करने वाले हैं। बिकॉज वीकली में आपके वैसे भी कम न्यूज़ रहता है, तो यहाँ पे हम उस डेप्थ में जा सकते हैं। अगर हम मंथली वाले में डेप्थ में जाने लगेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है, ठीक है। रीज़न आपको समझ आया। तो अगर आपको नॉर्मली, अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो और बस आपको एक काइंड ऑफ रिविजन चाहिए पूरे मंथ का करंट अफेयर, तो आप मंथली करंट अफेयर पर रिलाई कर सकते हो। वो भी हम आपको दिया करेंगे हर महीने के एंड में। और उसके बाद अगर कोई बच्चा हम पे पूरा रिलाई करना चाहता है, उसके पास न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम नहीं है या फिर न्यूज़पेपर पढ़ने में दिक्कत आती है, तो आप यार वीकली आप आंख बंद करके फॉलो कर लो, आपका काम हो जाएगा। क्योंकि वीकली में जो करंट अफेयर मैं कराऊंगा उससे रिलेटेड मैं आपको स्टैटिक कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, अलग अलग डायमेंशंस आपको तोड़ के बताऊंगा, ताकि आपको उस न्यूज़ को समझने में बहुत आसानी रहे, ठीक। उसके बाद लास्ट में जब आपके मैगजीन प्रोवाइड किया जाएगा मंथली का, तो वहां से आप पूरा वीकली मंथली सब जो टॉपिक है आप आराम से रिवाइज कर सकते हो, ठीक। तो ये हमारे एंड से आपके लिए एक छोटा सा एफर्ट है
ताकि आपका जो जर्नी है, जो आपके जर्नी का सबसे बड़ा हर्डल हुआ करता था करंट अफेयर, वो आपका आसान बन जाए। ठीक, तो आप अप्रिशिएट कर सकते हो इसको और अपना फीडबैक भी दे सकते हो कमेंट सेक्शन में। अगर आपको मान के चलो कुछ नीड लगती है कि सर इसको भी, इस चीज़ को भी इंक्लूड करिए अपने करंट अफेयर में, या कोई आपका सजेशन हो, तो वो सब आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक टाइप करके बता सकते हो। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर लिया करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम भी इंप्रूव अपने आप को आपके फीडबैक से ही करते हैं, क्योंकि बहुत बार हमें भी चीज़ें नहीं पता होती है कि क्या ज़रूरत होती है, राइट। और दूसरी चीज़, जो भी हमारी कमियां थी करंट अफेयर को लेके पिछली बार, उन सब का अब हमने सॉल्यूशन निकाल लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले वीक के वीडियो के साथ, शुभ आरंभ करते हैं। ठीक है, और बहुत मजा आने वाला है, मैं बता दे रहा हूं आपको। इस टाइप से आपने करंट अफेयर पहले नहीं पढ़ा होगा, तो इस बार पूरा करंट अफेयर को खोल के रख देंगे, राइट। तो देखो, सबसे पहला जो हमारा न्यूज है वो है डिफेंस सेक्शन से। तो MiG-21 जेट्स फ्लाई इनटू हिस्ट्री आफ्टर 6 डिकेड्स ऑफ सर्विस। तो इसका मतलब क्या है, जो MiG-21 फाइटर एयरक्राफ्ट है इसको डीकमीशन कर दिया गया। ठीक है, तो अब इस न्यूज से हमें क्या जानना है कि जो MiG-21 फाइटर एयरक्राफ्ट है ये आपका इंडियन एयरफोर्स का एक वाइटल हिस्सा था। ठीक है, इसने अपनी सर्विस लगभग 60 साल तक दी है इंडियन एयरफोर्स को। तो इंडियन एयरफोर्स की काफी सारी इमोशंस भी जुड़ी हुई है इससे। लेकिन पिछले कुछ सालों में ये देखा गया ना कि इस एयरक्राफ्ट को बहुत सारा एक्सीडेंट सुनने को मिलता था, और इसकी वजह से हम ना अपने कई सारे जो ब्रेव फाइटर पायलट हुआ करते थे उनको हम खो दिया करते थे इस एयरक्राफ्ट की वजह से। क्योंकि कहीं ना कहीं इस एयरक्राफ्ट का जो टेक्नोलॉजी है ये भी आउटडेटेड हो चुका था, क्योंकि 1960s के टाइम का एयरक्राफ्ट है जो कि हमने सोवियत यूनियन से परचेज किया था। तो समय के साथ चीजों को इंप्रूव करना होता है, और इसमें इंप्रूवमेंट हुए, अपग्रेडेशन भी हुए। लेकिन क्या हुआ कि इसमें इंसिडेंट अब काफी बढ़ चुके थे। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज का अपग्रेडेशन का एक लिमिट होता है, उसके बाद उसको रिटायर कर देना ही सही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे माँ बाप हैं, वो बूढ़े हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमारा इमोशन उनके साथ खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब हम जीवन भर उनसे काम नहीं करवा सकते, उन पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते कि आप कमाइए तब हम खाएंगे, है ना। तो इसीलिए समय के साथ रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। वैसे MiG-21 को भी समय के साथ डीकमीशन कर दिया गया है, ताकि हमारे और ब्रेव पायलट हैं उनकी जान ना जाए। और इसको फ्लाइंग कॉफिन भी बोला जाता है, ठीक है, इसी वजह से, क्योंकि काफी सारे इंसिडेंट इसके होते थे, राइट। बाकी मैं आपको इससे रिलेटेड और एक चीज बता दूं, जैसे सिविल सर्विसेज 2024 में आपके जनरेशन से पूछ लिया गया था क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारे इंडिया में बता दो कि हमारे पास कोई भी 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है, राइट। बहुत लोगों को लगता है राफेल 5th जनरेशन का होगा, लेकिन वो भी आपके क्या है, 4.5 जनरेशन का। इवन सुखोई 30 MKI है, वो भी 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। ठीक है, तो अभी तक हमारे पास 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट नहीं है, उस पर काम चल रहा है। जो AMCA आपका प्रोजेक्ट है उसके तहत हम 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलप कर रहे हैं। जो MiG-21 है वो आपका 3rd जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से याद रख सकते हो। बाकी यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा है। टाइप ए फाइटर एंड इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट है। डिजाइनर मिकोन गुरविच जो कि सोवियत यूनियन के थे। ठीक है, प्राइमरी यूजर सोवियत एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स। नंबर बिल्ट 11,496। अब ये सब इन्फॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग आप याद रख सकते हो कि 1959 में इसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ था, और फर्स्ट फ्लाइट हमने कब लिया था इसका, 1955 में। ठीक है, बाकी द लास्ट of the MiG-21 jets belonging to number 23 squadron nicknamed Panthers were given grand send off। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। अप्रोक्सीमेटली 60 कंट्रीज अक्रॉस 4 continents have flown the MiG-21 and it is still MiG-21 serves many nations 7 decades after its maiden flight. It set aviation records becoming the most produced supersonic jet aircraft in aviation history। तो काफी ग्लोरियस पास्ट रहा है MiG-21 का। ठीक है, कई सारे आपके नेशन इसको यूज किए अपने एयरफोर्स में। ठीक है, और ये आपका वन ऑफ द मोस्ट प्रोड्यूस्ड सुपरसोनिक जेट एयरक्राफ्ट है इन दी एविएशन हिस्ट्री। तो ये भी आप इंफॉर्मेशन याद रख सकते हो। और बाकी मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को पता होगा सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक और सबसोनिक के बीच में डिफरेंस। ठीक है, सुपरसोनिक जो है आपके 1 मैक से लेके 5 मैक की स्पीड तक फ्लाई करता है। ठीक, फिर देखो आगे अवार्ड्स एंड ऑनर्स में। इस बार हिमाचल कोर डेजर्ट एंटर यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व लिस्ट। तो आपको पता है कि हमारे कंट्री में कितना बायोस्फीयर रिजर्व है, टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। उसमें से जो पहले 12 थे बायोस्फीयर रिजर्व जो कि यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व लिस्ट में आते थे, जिनको हम बोलते थे मैब, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, अब कोल्ड डेजर्ट पे एंटर हो गया, तो अब हो गए टोटल 13। तो अब मैं बता दूं आपको कि इसमें आपको नेगेटिव लिस्ट याद रखना है ना। मैं हमेशा आपको बोलता हूं क्या, अगर देखो पॉजिटिव लिस्ट याद हो जाता है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर पॉजिटिव लिस्ट आपको याद नहीं होता तो नेगेटिव लिस्ट ना याद करना बहुत आसान होता है, क्योंकि नंबर जो होती है लिमिटेड होती है। तो पहले तो हमारे 6 नेगेटिव लिस्ट में थे जो कि आपके यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व लिस्ट में नहीं आते थे, लेकिन अब ये घट के 5 हो गए, क्योंकि अब जो कोल्ड डेजर्ट था इसको ऐड कर लिया गया है यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व लिस्ट में। ठीक, अब बाकी जो 18 आपके बायोस्फीयर रिजर्व वो कौन कौन से थे उनका नाम देख लो। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का मीटिंग पॉइंट है।
तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका में इसका एक्सटेंट है। फिर गल्फ ऑफ मन्नार जो है वो तमिलनाडु पाक बे के पास है। फिर सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व जो कि सुंदरबन डेल्टा के पास है, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा भी है एंड लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। वैसे फिर नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व आपके कहाँ पे, उत्तराखंड में है। फिर नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय में है। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व आपके एमपी में है। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व ओडिशा में है। तो इन सब का लोकेशन आप जरूर याद कर लेना है, क्योंकि डायरेक्ट एग्जामिनेशन में मैच ऑफ द फॉलोइंग में ही आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश, कांचनजंगा आपके सिक्किम, अगस्त्यमलाई आपके केरला, अचानक कमर अमरकंटक आपके छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, राइट। अब 13वां जो ऐड हो गया वो है कोल्ड डिजर्ट, जो कि है हिमाचल प्रदेश में। अब नेगेटिव लिस्ट हम देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो जो नॉर्थ ईस्ट के 3 हैं वो तीनों आपके नेगेटिव लिस्ट में आते हैं, यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व लिस्ट में नहीं आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक तो मानस नेशनल पार्क हो गया, दिब्रू साइखोवा हो गया, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ, दिब्रू साइखोवा, फिर दिहांग दिबांग, और उसके बाद इधर चले जाओगे तो आप रन ऑफ कच्छ, राइट, और उसके बाद इधर साउथ में चले जाओगे आंध्र प्रदेश में तो आपका शेषाचलम हिल्स या शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये जो 5 है अब आपके नेगेटिव लिस्ट में है। पहले कोल्ड डेजर्ट भी आता था लेकिन अब वो आपके पॉजिटिव लिस्ट में ऐड हो गया, तो नेगेटिव लिस्ट वाला आप जरूर याद कर लेना। रन ऑफ कच्छ, मानस, दिहांग दिबांग, दिब्रू साइखोवा एंड शेषाचलम। शेषाचलम आपके किसके लिए फेमस है, रेड सैंडर्स के लिए फेमस है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें याद रहेगी और इस न्यूज़ से आपको इतना ही याद रखना था। फिर देखो India strengthens its commitment to wetland conservation with the addition of 2 new Ramsar sites from Bihar, taking to the total number 93। तो अब इंडिया में टोटल रामसर साइट्स आपके कितने हो गए, 93 हो गए। पहले 91 थे, जो इसी साल आपके 2 नए रामसर साइट ऐड हुए थे राजस्थान से, ठीक है। उसके बाद अब जो 2 और नए ऐड हो गए बिहार से, तो अब टोटल हो गया आपके 93, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बाकी बिहार के क्यों आपके ऐड किया गया है, क्योंकि आपको पता है कि बिहार में इलेक्शन आने वाला है, तो जब भी इलेक्शन का टाइम होता है तो उस सिटी को थोड़ा सा स्पेशल फोकस दिया जाता है ताकि वहाँ के लोगों को अपीज किया जा सके। हालांकि ये थोड़ी पॉलिटिकल बातें हो गई, लेकिन आपको ये सब चीज़ें भी पता होनी चाहिए। अगर आप मान चलो एक सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हो या एक आप ऑफिसर ग्रेड के अधिकारी बनने जा रहे हो, तो आपको ग्राउंड रियलिटी पता होनी चाहिए, पॉलिटिक्स आपको इन एंड आउट पता होनी चाहिए, तभी तो आप एफिशिएंटली ऑपरेट कर पाओगे, राइट। तो इंडिया में टोटल 93 रामसर साइट्स और बिहार में टोटल आपके 5 रामसर साइट्स। बिहार का जो सबसे पहला रामसर साइट्स था वो कौन सा था, गोगाबिल, ठीक है, गोगाबिल जो कि बेगूसराय में है, राइट। उसके बाद नागी नक्ती आपके कहाँ पे है, जमुई डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद अब जो लेटेस्ट ऐड हुए हैं उनका नाम क्या है आपके, ये भी देख लो। एक तो बक्सर डिस्ट्रिक्ट से आपके गोकुल जलाशय और दूसरा है आपका उदयपुर झील। अब ये उदयपुर झील से कंफ्यूज मत कर जाना कि राजस्थान में, ये आपके बिहार में है, बिहार के वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है, समझ आया। तो बिहार में कौन कौन से हो गए, उदयपुर झील, गोकुल जलाशय, नागी नक्ती और गोगाबिल, राइट। ये 5 रामसर साइट आपके बिहार के हैं और टोटल इंडिया में कितने, 93 रामसर साइट। बाकी इससे पहले जो 2 ऐड हुए थे वो राजस्थान में, एक आपके फलोदी विलेज था और एक आपके उदयपुर सिटी से था, ठीक। उसके बाद देखो आगे, पीएम हेल्स बिहार न्यू रामसर साइट एज माइलस्टोन इन इंडियाज वेटलैंड कंजर्वेशन ड्राइव, ठीक है। ये न्यूज़ है नॉर्मल, हमने वही चीज़ अभी पढ़ के आ रहे हैं, तो ये देख सकते हो आप। जो लेटेस्ट वाले रामसर साइट्स है वो आपको पता होनी चाहिए, उसका लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। तो जैसे गोकुल रिजर्वायर बिहार में जो कि सितंबर में ऐड हुआ है, उदयपुर लेक आपके सितंबर में हुआ है, फिर मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स ये आपके राजस्थान के उदयपुर में है, ठीक है। फिर कीचन वेटलैंड राजस्थान फालोदी विलेज, उदवा लेक आपके झारखंड में, झारखंड का पहला आपका रामसर साइट, ठीक है, ये भी इसी साल फरवरी में ऐड हुआ था। फिर क्योचापल्ली सिक्किम में है। फिर थेरथांगल बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु एंड सक्करकोट्टाई बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, राइट। तो इसमें जो उदवा लेक हो गया और जो आपका केचोपल्ली हो गया, ये आपके सिक्किम का पहला और झारखंड का पहला है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आप यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। फिर देखो आगे, न्यू फार्मिंग टेक्नोलॉजी होल्ड्स पोटेंशियल टू स्टॉप डिजर्टिफिकेशन। तो ये आपका एक बहुत अच्छा न्यूज़ है जिसको आप एज अ वैल्यू एडिशन यूज़ कर सकते हो अपने पेपर 2 में, ठीक है। तो बोलते हैं ना बहुत बार डेजर्टिफिकेशन, आपको पता है कि आज के 21st सेंचुरी का वन ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज है डेजर्टिफिकेशन, और इंडिया में डेजर्टिफिकेशन बढ़ रहा है क्योंकि अरावली आपके धीरे धीरे इरोड हो रही है। तो कहीं ना कहीं अरावली आपके बैरियर की तरह एक्ट करती थी जो कि फर्दर ईस्टवर्ड एक्सपेंशन ऑफ डिजर्ट को रोकती थी, लेकिन अरावली में क्योंकि अब इरोजन हो रहा है, हालांकि अरावली के कंजर्वेशन के लिए जो ग्रीन वॉल इस पर डेवलप किया जा रहा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे माइनिंग एक्टिविटी बहुत ज़्यादा परफॉर्म की जाती है, इसके वजह से जो अरावली का डेनुडेशन होता था वो स्पीड हो गया था, और इसकी वजह से जो आपका जो डेजर्ट एरिया उसका एक्सपेंशन हो रहा था। तो अब इस एक्सपेंशन को, डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है जिसका नाम है सोलिफिकेशन। इसमें क्या करते हैं जो साइंटिस्ट होते हैं, ये आपके सॉइल एक डेवलप करते हैं विद द बायो फॉर्मुलेशन ऑफ 3 क्रॉप्स लाइक बाजरा, गुआर, गुम एंड चिकपी, ठीक है। इन तीनों के बायो फॉर्मुलेशन से ये सॉइल डेवलप किया जाता है और उसके बाद वहाँ पे वीट उगाया गया है। तो जनरली वीट आपके पॉसिबल नहीं है एरिड रीजन में उगाना, लेकिन इस टेक्नोलॉजी के हेल्प से वीट को उगाया गया है, ठीक है। तो न्यू फार्मिंग टेक्नोलॉजी होल्ड्स पोटेंशियल टू स्टॉप डिजर्टिफिकेशन। तो ये काफ़ी आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और इसको आप एज ए सोल्यूशन यूज़ कर सकते हो
सॉल्यूशन फॉर डिजर्टिफिकेशन, ठीक है। फिर देखो आगे, फर्स्ट बुलेट ट्रेन सेक्शन टू बी कंप्लीटेड बाय 2027। तो पहला बुलेट ट्रेन जो इंडिया में है कहाँ से कहाँ तक था आपका, मुंबई और अहमदाबाद के बीच में, राइट। ये कंप्लीट होने वाला 2027 में। तो यहाँ से इतना इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बाकी सब तो आप डिटेल पढ़ सकते हो चाहो तो, अदरवाइज बस ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इनफ है। उसका देखो आगे, अब हम 29 से 30 सितंबर देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फिर से आपका डिफेंस सेक्शन आया। तो डिफेंस सेक्शन में जल प्रहार 2025 कंक्लूड्स विथ इंडियन नेवी सक्सेसफुल 2 फेज जॉइंट एम्फीबियस एक्सरसाइज विथ आर्मी। तो जो जल प्रहार 2025 है, इसको इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी ने मिलकर कंडक्ट किया, ठीक है। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो हमेशा की तरह मैं आपको बता रखा हूं कि कभी भी एक्सरसाइज पढ़ो तो वहां पे कौन कौन सी आपकी शिप जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है, कौन कौन से आपकी जो डिफेंस की विंग है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और उसका वेन्यू क्या है। तो वेन्यू इसका क्या है, ईस्टर्न नेवल कमांड, जो कि कहाँ पे है, विशाखापट्टनम में, ठीक है। इसको 2 फेज में एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया। फिर ये आपका एक बायएनुअल जॉइंट एक्सरसाइज है, बाई एनुअल, ठीक है। बाई एनुअल मतलब कि साल में 2 बार होता है, ठीक है। और बाई एनियल अगर लिखा होता है बाई एनियल, तो उसका मतलब कि 2 साल में 1 बार होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये इन्फॉर्मेशन, बाई एनुअल साल में 2 बार और बाई एनियल 2 साल में 1 बार। So the exercise conducted in 2 phases was aimed to validate and enhance inter-service synergy, operational planning and execution in amphibious operation along India's eastern seaboard, ठीक है। फिर देखो इसमें कौन कौन से शिप इंक्लूडेड है, तो ये ध्यान रखो। तो वो थी आईएनएस घड़ियाल, अब मगर क्लास एम्फीबियस वॉरशिप, तो ये चीज़ ध्यान रखना आपको। फिर देखो अवार्ड्स एंड ऑनर्स में से बिदार विंस जल संचय जन भागीदारी अवार्ड फॉर वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम। सो कर्नाटक का जो बिदार रीजन है, इसको जल संचय जन भागीदारी अवार्ड मिला है फॉर वाटर कंजर्वेशन। तो ये आपका कहीं ना कहीं कम्युनिटी वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम था। तो दी अवार्ड इज गिवन टू द टॉप परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट अंडर द कैंपेन जल शक्ति अभियान कैच द रेन, ठीक है। कैच द रेन मतलब वाटर कंजर्वेशन। बिदार विल गेट 25 लाख इन कैश। ये इन्फॉर्मेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए बिदार को ये वाला अवार्ड मिला है। किस लिए मिलता है अवार्ड, तो ये आपका जो कम्युनिटी ड्रिवन प्रोग्राम होता है फॉर द वाटर कंजर्वेशन, उसके लिए। So in a landmark achievement, Bidar district has emerged as a winner of Central Jal Sanchay Jan Bhagidari Award given to top performing district under the campaign Jal Shakti Abhiyan Catch the Rain. The district will receive 25 lakh in cash. तो जो आपकी टॉप परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट है उनको 25 लाख कैश मिलता है, एक्नॉलेजिंग इट्स आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू वाटर कंजर्वेशन एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन अंडर द कैंपेन। तो इस कैंपेन की खास बात यह है कि लोग यहाँ पे मिल के जो वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम चलाते हैं, ठीक है, और जो भी आपके टॉप परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट होते हैं जिनका सक्सेसफुल रहता है वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ कम्युनिटी, तो उनको ये अवार्ड प्रोवाइड की जाती है ताकि वो उनको और मोरल बूस्ट मिले और वो और ज़्यादा वाटर कंजर्वेशन के लिए स्टेप ले सके, ठीक। देन कर्नाटक के और भी कई सारे डिस्ट्रिक्ट को मिला है, लेकिन उसमें से बिदार जो है आपका टॉप परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट है। सो बिदार डिस्ट्रिक्ट इज वन अमंग द टॉप 80 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्टेड अंडर कैटेगरी 3 ऑफ द कैंपेन। अ टोटल ऑफ 6 डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम कर्नाटका बैक द अवार्ड एंड बिदार अलॉन द कल्याणा कर्नाटका रीजन। तो कल्याणा कर्नाटक रीजन से इकलौता बिदार को मिला है और टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट को मिला है पूरे कर्नाटका से, ठीक है। सो दिस नेशनल लेवल इनिशिएटिव स्प्रेड हेडेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। तो डिपार्टमेंट याद रखना कि ये अवार्ड कौन देता है, जल संचय अवार्ड, ये आपके डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है। रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुविनेशन एम्स टू प्रमोट कम्युनिटी ड्रिवन वाटर कंजर्वेशन एंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज एफर्ट्स अक्रॉस इंडिया। तो देखो ये सब ना एज अ केस स्टडी आप यूज कर सकते हो। वाटर आपका बहुत इंपॉर्टेंट थीम होता है। पेपर 2 ले लो या इवन आप सिविल सर्विसेज दे रहे हो तो वहाँ पे जब मेंस देते हो तो वाटर से आपके हर साल लगभग एक क्वेश्चन आ ही जाता है, वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड, वाटर स्कैरसिटी से रिलेटेड। तो वहाँ पे आप इसको एज अ केस स्टडी यूज कर सकते हो कि जो बिदार डिस्ट्रिक्ट है कैसे कम्युनिटी ने मिल के यहाँ पे वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम चलाया। ऐसे करके कुछ आप जैसे डाउन टू अर्थ जो आपका मैगजीन होता है वहाँ पे इस टाइप के कई सारे केस स्टडीज आते हैं। जैसे मैं आपको एक बताता हूँ, जैसे लपोड़िया विलेज है एक, ठीक है, राजस्थान का। आप जाके इस वीडियो के बाद सर्च करना लपोड़िया विलेज। तो लपोड़िया विलेज ने ना सक्सेसफुली वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम राजस्थान में कैरी ऑन किया और राजस्थान में उन्होंने पूरा एक ग्रीन पैच डेवलप कर दिया। और ये एक ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन मेथड यूज करते थे जिसका नाम था चौका सिस्टम। तो इस टाइप के अगर आप वैल्यू एडिशन करके लिखते हो ना अपने आंसर्स में या पेपर 2 के एसेज में, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो इसीलिए ये सब केस स्टडीज भी आपको पेपर 2 के लिए यूज करना होता है। हर न्यूज आपका इंपॉर्टेंट होता है, बस आपको पता होनी चाहिए कि मेरे को ये न्यूज कहां पे कैसे यूज करना है। फिर आगे देखो, एस्ट्रोसैट इंडियाज फर्स्ट स्पेस ऑब्जर्वेटरी कंप्लीट्स अ डिकेड्स अमंग द स्टार्स। तो जो एस्ट्रोसैट है इसको 10 साल पहले लॉन्च किया गया था, ठीक है, तो इसीलिए आपके इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 10 साल अब इसका कंप्लीट हुआ कब, सितंबर 28 को। तो ये आपका सितंबर 28 का न्यूज़ है। सितंबर 28 2015 को इसको लॉन्च किया गया था। किससे लॉन्च किया गया था, पीएसएलवी से लॉन्च किया गया था। अब पीएसएलवी से कहाँ पे आपके लॉन्च किया जाता है, लियो में लॉन्च किया जाता है, ठीक है।
और लियो में मैंने बता दिया कि मोस्ट ऑफ दी जो सैटेलाइट होती है इंक्लूडिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, नेविगेशन सैटेलाइट, वेदर फॉरकास्टिंग सैटेलाइट, एक्सेप्ट आपके कम्युनिकेशन सैटेलाइट, इन सबको लियो में लॉन्च किया जाता है। कम्युनिकेशन वाले को ज़्यादातर जियो में लॉन्च किया जाता है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में। बाकी ये सब चीज़ें मैंने आपको प्रीवियसली मैगजीन में कवर करा लिया, डिफरेंस बिटवीन लियो, मियो और जियो, तो ये सब आपको एज इट इज़ पता होना चाहिए। और पीएसएलवी में आपके कितने स्टेज होते हैं? 4 स्टेज होते हैं, ठीक है, जिसमें से जो आपके फर्स्ट स्टेज और थर्ड स्टेज जो होते हैं ये क्या कैरी करते हैं? आपके सॉलिड प्रोपेलेंट कैरी करते हैं। सॉलिड प्रोपेलेंट क्या करते हैं? आपके थ्रस्ट ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं एज कंपेरिजन टू लिक्विड प्रोपेलेंट, ठीक है। और जो आपके सेकेंड और फोर्थ स्टेज होते हैं ये आपके लिक्विड प्रोपेलेंट कंसिस्ट करते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस आई होप आप लोगों को पता होगा। बाकी जो जीएसएलवी रॉकेट होता है उसमें 3 स्टेज ही होता है। तो पहला स्टेज आपका सॉलिड होता है और बाकी के 2 स्टेज आपके लिक्विड होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको पता होना चाहिए क्रायोजेनिक, सेमी क्रायोजेनिक के बीच में डिफरेंस। तो क्रायोजेनिक में आपके लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन को कैरी किया जाता है एज अ फ्यूल, ठीक है। और आपके सेमी क्रायोजेनिक में लिक्विड हाइड्रोजन के जगह आपके किरोसिन यूज़ किया जाता है, किरोसिन और लिक्विड ऑक्सीजन। तो सेमी क्रायोजेनिक भी अब आपका सक्सेसफुली डेवलप हो चुका है इंडिया में, सेमी क्रायोजेनिक इंजन। पहला इंडिया का सेमी क्रायोजेनिक इंजन कौन सा है? अग्निलेट डेवलप्ड बाय अग्निकुल कॉस्मोस। तो ये सब मैं आपको एक्टिव रिकॉलिंग करा रहा हूँ, ठीक है। और रॉकेट का नाम क्या है आपका? अग्निबाण। तो ऐसे ही आपको पीछे का भी एक्टिव रिकॉलिंग करना है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने ना कंसिस्टेंटली अगर ये वीकली करंट अफेयर फॉलो कर लिया ना, मैं सच बता रहा हूँ आपको एक एक करंट अफेयर रटा होगा, लिटरली बता रहा हूँ रटा होगा। जब आप बार बार उस चीज़ को पढ़ोगे, एक्टिव रिकॉल करोगे, नोट्स बनाओगे। अब मैं आपको ये भी बता दूँ, नोट्स जहाँ बनाना होगा ना मैं आपको वहाँ पर बता दूंगा। बाकी ये सबको आप 1 लाइनर में नोट बना लेना, क्योंकि पूरा हर एक टॉपिक का नोट्स बनाने जाओगे ना तो बाद में जाके आपका 1000 पेज का आपका खाली करंट अफेयर का ही नोट्स हो जाएगा। तो नोट्स आप वैसे भी हम मैगजीन आपको मंथ के एंड में प्रोवाइड करेंगे ही, तो आपको अलग से नोट्स बनाने की भी नीड नहीं है। लेकिन जहाँ पे जरूरी मेरे को लगेगा कि ये आप पेपर 2 के लिए अलग से इसमें से एक्सट्रैक्ट कर लो पॉइंट्स, तो वो मैं आपको बता दूंगा, वहाँ से आप नोट्स बना लेना। बाकी आप वीडियो देखो, एक्टिव रिकॉलिंग करो, पेन पेपर हमेशा लेके बैठा करो, ठीक है। वीडियो पॉज क्या करो, जब भी ये टॉपिक आता है उसका सोचो कि इस चीज़ से मेरे को क्या क्या चीज़ें रिलेट हो रही है, और उसके बाद आप आगे वीडियो को प्रोसीड करो। तो ये करंट अफेयर पढ़ने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत लोग बोलते हैं ना कि अरे करंट अफेयर नहीं पढ़ना चाहिए, या करंट अफेयर में जबरदस्ती टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, कट ऑफ तो आपका स्टैटिक ही डिसाइड करता है। देखो यार, स्टैटिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब क्या हो गया ना, आपको सिर्फ कट ऑफ नहीं क्लियर करना है। अगर आपको रैंक चाहिए तो आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, कट ऑफ से 20-30 मार्क्स ऊपर लाना पड़ेगा, और वो तभी आ पाएगा जब आपका करंट अफेयर पे कमांड होगा। अदरवाइज आप सिर्फ कट ऑफ ही क्लियर कर पाओगे स्टैटिक की हेल्प से। समझ आ रहा है? तो देखो अब न्यूज़ देखते हैं। एस्ट्रोसैट जो था हमारा, इसने कंप्लीट किया डिकेड ऑफ ऑपरेशन ऑन संडे। ये हमारा एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जिसको सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। सो एस्ट्रोसैट इंडिया फर्स्ट मल्टीवेव लेंथ astronomy observatory was launched by ISRO from black holes to neutron stars, from the nearest stars Proxima Centauri to first time detection of FUV photons from galaxies 9.3 billion light years away। तो ये सब जो आपके celestial bodies हैं इनको ऑब्जर्व करने के लिए एस्ट्रोसैट को लॉन्च किया गया था, ठीक है। देन इसमें 5 पेलोड्स आपके 5 पेलोड्स लगाए गए थे। सो एस्ट्रोसैट वाज डिजाइन टू ऑब्जर्व द यूनिवर्स इन द विजिबल अल्ट्रावायलेट लो एंड हाई एनर्जी एक्सरे रीजन। तो यहाँ से भी आपके स्टेटमेंट पूछ लेंगे एस्ट्रोसैट से, ठीक है, कि एस्ट्रोसैट क्या इन सारे रेंज में ऑब्जर्वेशन करने के लिए कैपेबल है। तो आपको, अगर आपने ये न्यूज़ पढ़ रखा है तो आप इस पर टिक मार के आना सही, ठीक है। मतलब ये अल्ट्रावायलेट रेंज को भी कवर कर रहा है, विजिबल रेंज को भी कवर कर रहा है, और आपके एक्सरे रीजन को भी कवर कर रहा है। फिर आपका जो 5 पेलोड का नाम है वो क्या क्या है आपका, तो ये नाम आप नहीं भी याद रखोगे तो काम चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे न्यूज़ में दिया है तो आप देख लो। अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, लार्ज एरिया एक्सरे प्रोपोर्शनल काउंटर, कैडमियम जिंक टेलोराइड इमेजर, सॉफ्ट एक्सरे टेलीस्कोप एंड स्कैनिंग स्काई मॉनिटर। सो एस्ट्रोसैट वाज रियलाइज्ड बाय द इसरो विद द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल मेजर एस्ट्रोनॉमी इंस्टीट्यूशन। तो इसमें सिर्फ इसरो का ही कंट्रीब्यूशन नहीं है, बल्कि और भी जो अदर एस्ट्रोनॉमी इंस्टीट्यूशंस है उनका भी इसमें कंट्रीब्यूशन है, like University Center for Astronomy, Astrophysics, Tata Institute of Fundamental Research, Indian Institute of Astrophysics and the Raman Research Institute। समझ आया? तो एस्ट्रोसैट ध्यान रखना, कहाँ पे लॉन्च किया गया, किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, कितने साल पहले लॉन्च किया गया, ये सब आपको पता होना चाहिए। उसमें कितने पेलोड्स लगे, ठीक है। बाकी जो बेसिक स्टैटिक चीज़ है, लियो, मियो, जियो के बीच में डिफरेंस, क्रायोजेनिक, सेमी क्रायोजेनिक के बीच में डिफरेंस, और पीएसएलवी और जीएसएलवी के बीच में डिफरेंस, ये सारी चीज़ें स्टैटिक का आपको पता होना चाहिए इस न्यूज़ से रिलेटेड। फिर देखो आगे,
इंडिया टू बिल्ड 2 क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक टू भूटान विल कॉस्ट 4,000 करोड़। तो इंडिया भूटान तक ना 2 क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक डेवलप कर रहा है जो कि अराउंड 4,000 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। अब इस न्यूज़ से चलो ये तो हमें याद करना ही है कि किस सिटी को किस सिटी से कनेक्ट कर रहा है ये जो रेलवे लिंक डेवलप किया जा रहा है, इंडिया के किस सिटी से भूटान के किस सिटी को कनेक्ट किया जा रहा है। तो ये तो आपके न्यूज़ इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन आप इसके पीछे का आप जियो पॉलिटिकल सिचुएशन समझो। देखो यू नो कि भूटान इज वन ऑफ द क्लोजेस्ट नेबर ऑफ चाइना। तो भूटान आपका इमीडिएट नेबर है चाइना का, एंड भूटान इज ऑल्सो बैक्ड बाई इंडियन आर्मी ड्यूरिंग द डोकलाम इशू। तो जब डोकलाम इशू हुआ था तो चाइना को जो कन्फ्रंट कर रहे थे हमारे इंडियन आर्मी। तो जो डोकलाम रीजन है वो भूटान और चाइना के बीच का रीजन, ठीक है, लेकिन उसको इंडिया ने बैक किया, इंडिया ने डायरेक्ट चाइना को कन्फ्रंट किया बिकॉज दैट डोकलाम रीजन इज इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू चिकन नेक्स, ठीक है, जिसको हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर से भी जानते हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। और ये हमारे देश का ना इकलौता लैंड लिंक है विच कनेक्ट्स आर इंडिया मेन लैंड फ्रॉम आर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स। तो जो चिकन नेक है आपका, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, ये इंडिया को नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से कनेक्ट करता है। तो अगर चाइना ने भूटान पे कंट्रोल कर लिया, ठीक है, तो हमारे वो आराम से चिकन नेक को वो ब्रेक कर सकता है और हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, इन सबको क्या करेगा, कट कर सकता है वो इंडिया से, राइट। तो इसलिए हमेशा जो इंडिया ना भूटान से हमेशा अच्छा रिलेशन बना के रखता है और भूटान हमारा एक अच्छा फ्रेंड भी है। भूटान इवन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी काफ़ी अच्छा कर रहा है। सो भूटान इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बिम्स्टेक। ये सब चीज़ें आपको ना पीछे की बैकग्राउंड पता होनी चाहिए कि अगर इंडिया कोई रेलवे लिंक डेवलप कर रहा है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा है किसी अदर कंट्री में, नेबरिंग कंट्री में, तो क्यों कर रहा है, उसके पीछे का जियोपॉलिटिकल जो रेलेवेंस है वो आपको पता होनी चाहिए। तो इसीलिए हम अपना रेलवे लिंक डेवलप कर रहे हैं भूटान और इंडिया के बीच में, ताकि जब जरूरत पड़े तो हम इंडियन आर्मी को इजीली मोबिलाइज कर पाएं। तो ये समझ आया आपको पीछे का बैकग्राउंड स्टोरी। अब समझो कि कौन कौन से 2 जगह को आपके कनेक्ट किया जा रहा है। तो 2 रेलवे आपके लिंक बनाया जा रहा है। पहला जो रेल लिंक है वो आपके कोलक्राजर इन असम टू गेल्फू इन भूटान से कनेक्ट हो रहा है। कोलक्राजर इन असम और गेल्फू आपके जो सिटी है भूटान में, इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। और दूसरा जो है आपका रेलवे लिंक वो आपके बनरहट इन वेस्ट बंगाल टू समसे इन भूटान। समझ आया। तो जो ये कोरकाजर और गेल्फू है ये आपके 69 किलोमीटर का है, और जो आपके बनरहट और समसे है ये आपके 20 किलोमीटर का है। बाकी यहाँ पे जो पास है आपके वो भी ध्यान रख लेना। तो पासेस में आपको ये पता होना चाहिए, जिलेपला हो गया, नाथुला हो गया, बोमडिला हो गया, जिलेपला, नाथुला, बोमडिला, ठीक है। तो बोमडिला आपके अरुणाचल प्रदेश को कनेक्ट करता है तिब्बत रीजन से, नाथुला आपके नेपाल को कनेक्ट करता है इंडियन रीजन से, जिलेपला जो है आपके भूटान और सिक्किम रीजन को कनेक्ट करता है जो कि इंडिया में है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो ये 2 रेलवे लिंक का नाम बनरहट समसे, बनरहट आपके वेस्ट बंगाल में, समसे आपके भूटान में, फिर कोरकाझर और गेल्फू को कनेक्ट कर रहा है। कोरकाझर आपके असम में, गेल्फू आपके भूटान में। ये आपके 69 किलोमीटर का, ये आपके 20 किलोमीटर का। ये दोनों आपके सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर क्योंकि हमारे लिए बहुत स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है, बिकॉज इट कनेक्ट्स आर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन फ्रॉम आर इंडियाज मेन लैंड, ठीक। तो इसीलिए हमें इसके आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना हमारे लिए नीड है। तो ये न्यूज़ आपको आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखो, द इंडियन ओशन मिनरल एक्सप्लोरेशन पुश, ठीक है। सो इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू हैव 2 कॉन्ट्रैक्ट्स विद द ISA फॉर PMS एक्सप्लोरेशन। दीज मेटल्स आर एसेंशियल फॉर रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम ग्रीन टेक। तो अब ये न्यूज़ देखो आप, इंडिया पहला कंट्री बना है जिसको 2 कॉन्ट्रैक्ट मिला है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी की तरफ से फॉर द पॉलीमेटेलिक सल्फाइड एक्सप्लोरेशन। तो अब हमें इस न्यूज़ में जानना है कि पॉलीमेटेलिक सल्फाइड क्या है, हमें किस चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिला है, ठीक है, इंडिया को ही क्यों कॉन्ट्रैक्ट मिला है 2, ये सब चीज़ें इस पूरे आर्टिकल में कवर्ड है। तो अलग से आपको कुछ और पढ़ने की नीड नहीं है, ये आपका आर्टिकल सफिशिएंट है इस न्यूज़ को समझने के लिए। तो यहाँ से आप ना, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस न्यूज़ से नोट्स बना लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है और यहाँ से आपके क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। सो इंडिया लास्ट वीक साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद द इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी फॉर एक्सक्लूसिव राइट टू एक्सप्लोर पॉलीमेटेलिक सल्फाइड्स इन द कार्लसबर्ग रीज इन द इंडियन ओशन। तो जो आपके इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी है ये आपके रिस्पॉन्सिबल है टू ग्रांटिंग द अथॉरिटी फॉर द मैरीटाइम रिसोर्सेज एक्सप्लोरेशन। तो इंडिया को इसने अथॉरिटी दे दी है, 2 कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। सो इंडिया अब पहला कंट्री बना है जिसको 2 कॉन्ट्रैक्ट मिला है ISA की तरफ से फॉर द PMS एक्सप्लोरेशन, राइट। अब इस PMS एक्सप्लोरेशन को कौन कैरी ऑन करेगा इंडिया की तरफ से, तो उस इंस्टीट्यूशन का भी आपको नाम पता होनी चाहिए। तो देखो, पहली चीज आपको ये है न्यूज़, ये आप नोट्स में अपने इंक्लूड कर लेना। दूसरा, कौन इसको कैरी ऑन करेगा, तो वो है आपका गोवा बेस्ड नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च। तो इससे पहले भी जो कॉन्ट्रैक्ट मिला था 2016 में वो इसी ऑर्गेनाइजेशन को मिला था। तो अब इस ऑर्गेनाइजेशन के पास एक्सपीरियंस है डीप सी बेड रिसोर्स एक्सप्लोरेशन का, ठीक है, इसीलिए इसको दोबारा कॉन्ट्रैक्ट मिला है टू कैरी आउट द PMS एक्सप्लोरेशन इन 2026।
स्टार्टिंग विद जियो फिजिकल एंड हाइड्रोग्राफिक सर्वेज इन द लाइसेंस्ड एरिया। इतना नहीं समझ आया कि किस इंस्टीट्यूट को मिला है ये टास्क कैरी ऑन करने के लिए, और इंडिया पहला कंट्री बना जिसको 2 कॉन्ट्रैक्ट मिला फ्रॉम द ISA। फिर देखो आपको पता होना चाहिए व्हाट आर पॉलीमेटेलिक सल्फाइड्स। तो पॉलीमेटेलिक जो आपके सल्फाइड्स है ये क्या होते हैं, ठीक है। तो ये आपके मैरीटाइम डिपॉजिट्स होते हैं जिसमें आपके बहुत एसेंशियल मिनरल्स मिलते हैं, लाइक कॉपर, जिंक, लेड, गोल्ड एंड सिल्वर अलॉन्ग विद ट्रेस अमाउंट्स ऑफ रेयर एंड प्रीशियस एलिमेंट्स। तो आप समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट होता है जो आपका पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें एसेंशियल मिनरल्स मिलते हैं जो कि हमारे इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है और हमें रिसोर्सेज के फील्ड में सेल्फ रिलायंट बनाने में काफ़ी योगदान देते हैं। So since land resources containing these minerals are very limited for India, exploring PMS in the deep ocean could enhance resource security। तो ये हमारे रिसोर्स सिक्योरिटी को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि पता है कि इंडिया में जो इस टाइप के रिसोर्सेज है काफ़ी कम पाए जाते हैं। तो अगर हमें रिसोर्स सिक्योरिटी को अचीव करना है तो हमारे लिए ये सारे एक्सप्लोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कैरी ऑन करने के लिए, राइट। अब बाकी आपको पता ही है कि रेयर अर्थ एलिमेंट ले लो या क्रिटिकल मिनरल्स ले लो तो उसमें बहुत स्ट्रांग होल्ड है चाइना का। इवन 90% जो रेयर अर्थ एलिमेंट है उसका कंट्रोल चाइना के पास ही है, ठीक है। तो इसीलिए अगर हमें सेल्फ रिलायंट बनना है इन द फील्ड ऑफ रिसोर्स सिक्योरिटी या एनर्जी सिक्योरिटी तो हमें अपनी डिपेंडेंसी हटानी पड़ेगी इन सारी कंट्रीज से। तो इसके लिए ये सारे जो मिनरल एक्सप्लोरेशन होते हैं, जो डीप सी एक्सप्लोरेशन होते हैं, ये कैरी ऑन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन PMS डिपॉजिट आर जनरली फाउंड। अब ये कहाँ पे मिलते हैं PMS डिपॉजिट, तो ये भी आप देख लो। तो PMS डिपॉजिट्स आर जनरली फाउंड नियर हाइड्रोथर्मल वेंट्स, ठीक है, विच आर लाइकली हॉट स्प्रिंग ऑन द ओशन फ्लोर। तो जैसे आप देखते हो लैंड पे हॉट स्प्रिंग होते हैं, तो ये हॉट स्प्रिंग कहाँ पे होते हैं, जहाँ पे आपका मैग्मा चैम्बर होता है, ठीक है। इसके वजह से जो ये हॉट स्प्रिंग जो होते हैं, मान के चलो एक डिप्रेशन होता है, इसमें पानी भरा होता है, तो हॉट मैग्मा चैम्बर के पास होने की वजह से ये जो पानी होता है ये गर्म हो जाता है, इसका टेम्परेचर अराउंड 60 to 70 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे तो डॉक्टर रिकमेंड भी करते हैं कि हॉट स्प्रिंग में जाके आप अगर बात लेते हो तो आपके बहुत सारे जो स्किन डिजीज है वो खत्म हो जाते हैं, राइट। तो ये आपके जो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स है ये जो आपके डीप ओशन में जो हॉट स्प्रिंग प्रेजेंट है उसके आसपास मिलते हैं। सो द ओशन सीबेड हैज क्रैक। तो ये आपको पता है कि ओशन सीबेड में क्रैक है और इन क्रैक में जब कोल्ड सी वाटर इंट्रैक्ट करते हैं तो आपका एकदम से मैग्मा निकलता है। जैसे जब गर्म पानी में एकदम से ठंडा पानी डालते हैं तो एकदम से भाप निकलता है ना, तो वैसे ही जो आपके क्रैक के पास जब आपके कोल्ड वाटर मिलते हैं तो जो आपका गश होता है इट एक्सपेल्ड बैक। तो गश फॉर्म में जो आपके जो डिपॉजिट्स होते हैं वो आते हैं। सो दिस एक्सपेल्ड वाटर इज रिच इन मिनरल्स विच आर देन डिपॉजिटेड ऑन द ओशन फ्लोर एज सॉलिड। समझ आया। तो क्या है पॉलीमेटेलिक सल्फाइड्स, ये हमने देख लिया। कहाँ पे मिलते हैं, ये आपके ओशन में जो हॉट स्प्रिंग प्रेजेंट है उनके पास मिलते हैं। क्या प्रोसेस है, कैसे ये आपके ओशन फ्लोर पे डिपॉजिट होते हैं, तो ये भी हमने देख लिया। जब ये इंट्रैक्ट करते हैं जो अर्थ क्रस्ट में मैग्मा प्रेजेंट है उनसे, ठीक है। देन व्हाट इज नोन फ्रॉम इंडियाज प्रीवियस PMS एक्सप्लोरेशन। सो सिंस द साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट विथ ISA in 2016, NCPOR has been conducting एक्सप्लोरेटरी सर्विस अलॉन्ग द सेंट्रल एंड साउथ वेस्ट इंडियन ओशन रिज। तो इससे पहले 2016 में हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और जो NCPOR है, ठीक है, सेम ऑर्गेनाइजेशन जिसको अभी भी मिला ये कॉन्ट्रैक्ट, तो ये आपके इंडियन ओशन के साउथ वेस्ट रीजन में एक्सप्लोरेशन कर रही थी। अब जो कार्लसबर्ग रीज है उसके आसपास ये एक्सप्लोरेशन करेगी, ठीक है। Then the ongoing deep mission program of the government has enhanced these capabilities, including the acquisition of new deep sea vessels and advanced tools such as autonomous underwater vehicles. Matsya deep sea vehicles under the development for the ambitious Samudrayan mission will provide an additional boost to India's deep ocean mineral exploration capacity. तो जो हमने मत्स्य 6000 वाला न्यूज़ पढ़ा था याद करो, ठीक है। जो हम डीप सी मिशन भेजने वाले हैं इसमें हम कुछ आपके जो डीप सी एक्सप्लोरर है उनको भेजेंगे विद द हेल्प ऑफ सबमर्सिबल अप टू द डेप्थ ऑफ 6000 मीटर to carry on the deep sea resource exploration. फिर what is the significance of Carlsberg Ridge? So the Carlsberg Ridge is a major segment of the mid-ocean ridge system in the Indian Ocean formed by sea floor spreading between the Indian plate and the Somali plate. तो ये भी आपसे ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन बन सकता है कि कार्लसबर्ग रिज आपके कौन कौन से प्लेट के बीच में लाई करता है, तो इंडियन प्लेट और सोमाली प्लेट। तो ये देख सकते हो लोकेशन, ये रहा हमारा प्यारा भारत, यहाँ पे आपका कार्लसबर्ग रिज। तो इस न्यूज़ से इतनी सारी चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट थी। पहला आपके कि जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ हमने किसके साथ किया, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी के साथ साइन किया। किसको इंडिया में ये टास्क मिला सर्वे कैरी ऑन करने के लिए, NCPOR को, ठीक है। फिर पॉलीमेटेलिक सल्फाइड्स क्या है, कहाँ पे मिलते हैं, ये हमने देखा। उसके बाद इंडिया का प्रीवियस PMS एक्सप्लोरेशन क्या है वो हमने देखा। फिर इसको कंडक्ट 3 फेज़ में किया जाएगा। तो फेज़ 1 में आपके पहले तो मैपिंग किया जाता है, देखा जाता है कि कहाँ पे ये सब पॉलीमेटेलिक सल्फाइड्स आपके प्रेजेंट हैं। उसके बाद सर्वेस किया जाता है, पूरा प्लानिंग की जाती है कि कैसे कैसे हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। और थर्ड फेज़ में रिसोर्स इवैल्यूएशन, आइडेंटिफाई PMS डिपॉजिट। फिर
हाउ डज दी ISA एलोकेट अ साइट फॉर मिनरल एक्सप्लोरेशन। तो जो ISA है आपका, ये एक ऑटोनोमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये आपके एलोकेट करता है साइट फॉर मिनरल एक्सप्लोरेशन इन इंटरनेशनल वाटर अंडर द UN क्लॉज। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ फॉर सीज, ये फ्रेमवर्क, ये आपके जो भी आप मैरीटाइम रिसोर्स है उससे रिलेटेड लॉज बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है एट ग्लोबल लेवल। समझ आया? फिर आगे देखो, व्हाट इज NSA अंडर विच सोनम वांगचुक वॉज डिटेन्ड। तो ये न्यूज़ मैं आपको बता रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो उसको सोनम वांगचुक जी को अंडर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि बोला गया जो लद्दाख में आपके ऑनगोइंग प्रोटेस्ट था, जो ऑनगोइंग वायलेंस हुआ, वो बोला जा रहा है कि इनके वजह से ही हुआ। इनके जो भड़काऊ भाषण के वजह से वहाँ के जो यूथ हैं उनमें एजिटेशन आ गया और वो लोग वायलेंस करने लगे। अब देखो यार, इशू कुछ भी है, हमें थोड़ा सा ना इसका बैकग्राउंड समझना पड़ेगा कि जो क्या डिमांड थी लद्दाख की, उसका नेगेटिव क्या है, उसका पॉजिटिव क्या है। क्योंकि कोई भी न्यूज़ ना अगर आप अनबायस्ड फॉर्म में पढ़ते हो तभी आप एक अच्छा सही डिसीजन ले पाते हो। नहीं तो आपको पता है कि कोई ना कोई मीडिया हाउस ना एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव के तरफ बायस्ड होती है। जैसे कोई बोल रहे हैं कि सोनम वांगचुक पूरी तरीके से सही है, कोई बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट पूरी तरीके से सही है, ठीक है। लेकिन कोई भी पूरी तरीके से सही नहीं होता, कहीं ना कहीं इधर से भी कमी है और गवर्नमेंट के एंड से भी कमी है। तो अब हम समझते हैं इस सिनेरियो को पूरा, क्योंकि अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो या आप CAPF की तैयारी कर रहे हो तो आपको एक ना अनबायस्ड व्यू लेके चलना पड़ेगा। तो जो 6th शेड्यूल का डिमांड क्यों था लद्दाख का, क्योंकि आपको पता है कि जो लद्दाख है ये आपके इकोलॉजिकल फ्रेजाइल रीजन में लाई करता है, ठीक है। तो देखा गया कि जब से लद्दाख को आपकी UT बनाया गया तो वहां पे आपके टूरिस्ट फुटफॉल बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, डेवलपमेंट एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होने लगी। तो डेवलपमेंट एक्टिविटी होने की वजह से ना वहाँ पे लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ गया, क्योंकि जो इकोलॉजिकली बहुत फ्रेजाइल रीजन है लद्दाख जो है, ठीक है। तो इसी को लेके सोनम वांगचुक जी काफ़ी कंसर्न थे, ठीक। फिर दूसरा जो रीज़न है, आपको पता है लद्दाख जो है आपका कोल्ड डेजर्ट है, राइट। तो टूरिस्ट फुटफॉल बढ़ता है तो वहाँ पे जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो भी तो कम हो रहा है ना। वहाँ के लोगों के पास वैसे ही पीने का पानी कम है। अब मान के चलो टूरिस्ट आएंगे तो वो कंज्यूम तो करेंगे ही वाटर। तो एक आर्टिकल में, बहुत प्यारा आर्टिकल दिया हुआ था हिंदू में, तो वहाँ पे बताया जा रहा था कि टूरिस्ट फुटफॉल बढ़ने की वजह से वहाँ पे 60% वाटर कंजम्पशन बढ़ चुका है। तो वहाँ के लोगों के लिए ही पानी नहीं बच रहा है, ठीक। तो दूसरा एक कारण ये है। तीसरा चीज़, आपके इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा वहाँ पे, तो इसकी वजह से आपके अर्थक्वेक देखने को मिल रहे हैं फ्रिक्वेंटली, उसका लैंडस्लाइड्स देखने को मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनके लिए तो ये आपदा हो गई ना, उनके लिए तो लाइफ मुश्किल हो गई। तो इसको लेके सोनम वांगचुक जी काफ़ी कंसर्न थे और उन्होंने ये डिमांड किया कि जो लद्दाख को 6th शेड्यूल में इंक्लूड करना चाहिए, जिसको जो BJP की गवर्नमेंट है उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में इंक्लूड किया था कि हम लद्दाख को 6th शेड्यूल का स्टेटस देंगे, ठीक। अब 6th शेड्यूल का स्टेटस क्यों मांग रहे सोनम वांगचुक, क्योंकि आपको पता है कि जो 6th शेड्यूल में, जैसे अभी प्रेजेंटली 6th शेड्यूल में कौन कौन से स्टेट आते हैं आपके, असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया और मिजोरम हो गया, ATMM, राइट। तो ये जो 4 स्टेट हैं और इनको अंडर 6th शेड्यूल ना कुछ स्पेशल पावर मिलती है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो मान के चलो अगर कोई स्टेट को 6th शेड्यूल में इंक्लूड कर लिया गया है तो वो अपना ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना सकते हैं। और जो ये आपके ADCs होते हैं ना, ये इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने में सक्षम होते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल पार्लियामेंट कोई लॉ बना रही है तो वो इंडिया के पूरे टेरिटरी पे एक जैसा अप्लाई होगा, लेकिन आपके जो ये ADCs, जो आपके ये 6th शेड्यूल में जो स्टेट होते हैं, यहाँ पे वो सेम तरीके से नहीं अप्लाई होगा। इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया जा सकता है थ्रू दी ADCs। उसके बाद कुछ लॉ भी इंप्लीमेंट करना है तो वहाँ पे भी आपको ADCs की परमिशन चाहिए होती है, अगर 6th शेड्यूल में आपके अगर उस स्टेट को इंक्लूड कर लिया गया है तो। फिर तीसरी चीज़ जो होता है वो ये होता है कि जो आपके ट्राइबल लैंड है वो नॉन ट्राइबल लोगों को नहीं ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो वहाँ पर ज़मीन भी लेना मुश्किल हो जाएगा जो उस रीजन के लोग नहीं हैं उनके लिए। समझ आ रहा है? तो ये कुछ प्रोटेक्शंस हैं जो कि 6th शेड्यूल के साथ आते हैं, जिसकी डिमांड ये सोनम वांगचुक जी कर रहे थे कि हमें मिलना चाहिए। उसका पता ही है कि लद्दाख से सिर्फ एक ही MP हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं लद्दाख को। इतना बड़ा लद्दाख आपका UT है तो एक MP, तो ये तो मैं भी मानता हूँ कि एक MP से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन बढ़नी चाहिए, राइट। तो ये कुछ डिमांड्स थे जो कि पूरे नहीं हुए थे। तो कई दिनों से जो सोनम वांगचुक जी थे ये प्रोटेस्ट पे थे, डिमांड कर रहे थे कि लद्दाख को 6th शेड्यूल का पार्ट बनाया जाए, ठीक है, और स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए। लेकिन अब देखो, अब गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से आपको सोचना इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है कि लद्दाख में आए दिन आपके इश्यूज होते रहते हैं चाइना के साथ, ठीक है, स्कर्मिसेस आपको देखने को मिलते हैं। फिर लद्दाख आपके स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन पे लाई करता है, राइट। डायरेक्ट हम लोग अपने होस्टाइल नेशन से सराउंडेड है, जैसे पाकिस्तान है आपके वेस्ट में और अक्साई चीन वाला रीजन जो कि चाइना के कंट्रोल में अभी। तो अगर मान के चलो लद्दाख पे गवर्नमेंट अपना कंट्रोल नहीं रखेगी, कल को हर चीज़ के लिए गवर्नमेंट को अगर परमिशन लेना पड़ गया, अगर मान चलो लद्दाख को 6th शेड्यूल में इंक्लूड कर दिया गया, ठीक, तो गवर्नमेंट को रोड बनाने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा, उसके बाद अगर कोई मिनरल एक्सप्लोरेशन है उसके लिए परमिशन लेना पड़ेगा। तो फिर ना कहीं चाइना आपके
इंडिया में घुस के बहुत नुकसान कर सकता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ना लद्दाख का जो कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहती है, दैट्स वाई उसको यूटी का स्टेटस ही दिया गया। सेकंड थिंग, 6 शेड्यूल में अभी गवर्नमेंट इसलिए इंक्लूड नहीं कर सकती उसको क्योंकि देखो यार, लद्दाख में पाया गया है कि बहुत सारे रेयर अर्थ एलिमेंट मिलने की आशा है, ठीक है, एज पर साइंटिस्ट और जो आपके रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उनके अकॉर्डिंग लद्दाख में बहुत सारे आपके क्रिटिकल मिनरल्स का रिजर्व मिल सकता है, बहुत सारे रेयर अर्थ एलिमेंट का रिजर्व मिल सकता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके तिब्बत जैसा ही तो वहाँ का टेरेन है। तो मान चलो कल हमारे इंडिया का डेवलपमेंट भी तो ज़रूरी है, और डेवलपमेंट के लिए हमें क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट पे हमें सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा, ठीक है, डिपेंडेंसी कम करनी पड़ेगी। तो एक साइड हमारे कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ भी इंपॉर्टेंट है, दूसरे साइड लद्दाख का इकोलॉजी है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो अब गवर्नमेंट को इस चीज़ को बैलेंस करना पड़ेगा। उसके बाद मैं अभी रिसेंटली लद्दाख विजिट करके आया था, तो वहाँ पे मैंने देखा था ना कि पहले जब आप लद्दाख जाते थे तो वहाँ पे ऑफ रोडिंग बहुत होती थी, इसलिए लद्दाख फेमस भी हुआ करता था जो बाइकर्स होते थे उनके बीच में। लेकिन अब आप देखोगे ना तो जो रिमोटेस्ट से रिमोटेस्ट प्लेस है ना उसको भी आपके ऑल वेदर रोड से कनेक्ट कर दिया गया, कई सारे आपके टनल बना दिए गए हैं, ठीक। ये किस लिए किया गया है? ताकि जो हमारी आर्मी है ये आपके इजिली मूव कर सके टू द डिस्प्यूटेड रीजन। जब भी आपके जब क्लैशेस हो या फिर जब ज़रूरत पड़े तो तुरंत आपकी आर्मी मूव कर सके, तुरंत हम अपने जो इक्विपमेंट्स हैं उसको डिस्प्यूटेड रीजन में पहुंचा सकें। तो ये सब गवर्नमेंट इसलिए कर रही है क्योंकि ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी के बात आ जाता है, ठीक है, बिकॉज आवर होस्टाइल नेशन पोजेस थ्रेट टू आवर टेरिटोरियल सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी। तो इसीलिए गवर्नमेंट भी सोच रही है कि 6 शेड्यूल में अभी इंक्लूड करें नहीं करें, तो इसलिए टाइम लग रहा है। तो इसलिए आपको ना दोनों साइड का व्यू जानना चाहिए। गवर्नमेंट भी अपने साइड से सही है, सोनम वांगचुक जी भी अपने साइड से सही है, लेकिन गवर्नमेंट को यहाँ पे इंश्योर करना चाहिए कि जो अगर मान चलो इनका कोई कंसर्न है तो इसको प्रॉपरली टाइम पे एड्रेस करें, नहीं तो कहीं ना कहीं आपके जो साइलेंट प्रोटेस्ट होता है वो एक ना एक दिन वायलेंस का तो रूप ले ही लेता है, ठीक। अब जो ये न्यूज़ है इसमें जो कवर्ड है वो है आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में कहाँ पे बात किया गया आपके कॉन्स्टिट्यूशन में? आर्टिकल 22 में, राइट। तो आर्टिकल 22 आपके राइट अगेंस्ट अरेस्ट प्रोवाइड करता है, राइट अगेंस्ट डिटेंशन, लेकिन वो प्यूनिटिव डिटेंशन के केस में, नॉर्मल जो आप अरेस्ट होते हो, लेकिन आप वो सारा जो आपका राइट है वो अप्लाई नहीं होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन में, ठीक है। तो प्यूनिटिव डिटेंशन पे क्या क्या राइट आपको मिलता है कि जैसे अगर आप अरेस्ट हो रहे हो तो आपको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताया जाए, उसका 24 आवर के अंदर 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाए, और उस 24 घंटे में आपके ट्रैवलिंग टाइम को इंक्लूड नहीं किया जाता है। और थर्ड जो आपको लीगल काउंसिल हायर करने का भी आपके पास राइट रहता है। लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन में ये सारे राइट नहीं मिलते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि प्रिवेंटिव डिटेंशन इस ग्राउंड पे ही किया जाता है क्योंकि अगर मान के चलो मेरे को लग रहा है कि ये जो इंसान है ये आपका पब्लिक ऑर्डर को के लिए थ्रेट है, या फ्यूचर में आपके ये कुछ थ्रेट क्रिएट कर सकता है ना, नेशनल सिक्योरिटी को लेके, तो उसको फिर पुलिस सस्पिशन के बेस पे डिटेन कर सकती है, और इसमें उनको ये राइट भी नहीं मिलेगी जो आर्टिकल 22 में नॉर्मल प्यूनिटिव डिटेंशन में प्रोवाइड किया जाता है। समझ आ रहा है? दूसरा आपको प्रोविजन पता होनी चाहिए कि जो आप प्रिवेंटिव डिटेंशन में अगर कोई बंदा डिटेन हो रहा है, ठीक है, तो पहले उसको मैक्सिमम 3 मंथ तक डिटेन किया जा सकता था ऑन द एडवाइस ऑफ एडवाइजरी कमेटी, जिसमें आपके कुछ जुडिशियल मेंबर भी इंक्लूड होते हैं, लेकिन अब इसको बढ़ा के 12 मंथ कर दिया गया है। तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर अगर कोई अरेस्ट हुआ है तो उसको 12 मंथ तक जो पुलिस है वो डिटेन करके रह सकती है, मतलब वो इंसान जुडिशियल या पुलिस कस्टडी में रखा जा सकता है। So the NSA 1980 empowers the center and states to detain individual to prevent them from acting in a manner prejudicial to the defense of India relation with foreign powers, the security of India और the maintenance of public order और essential supply। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड पुलिस कमिश्नर उनको भी पावर मिलता है, अगर ऑथराइजेशन मिल गई तो वो भी NSA के अंडर अरेस्ट करवा सकते हैं, ठीक है। सो Unlike an arrest under criminal law, NSA detention is preventive, not punitive. It is designed to stop an individual before they commit an act deemed harmful. तो उनके क्राइम करने से पहले उनको अरेस्ट कर लिया जाता है अगर ऐसा फील होता है कि हाँ ये पर्सन थ्रेट बन सकता है। देन हाउ डिड एक्ट बिकम अबाउट एंड व्हाट्स इंटेंट? तो इसका इंटेंट क्या है, कब ये एक्ट बना? प्रिवेंटिव डिटेंशन का लॉन्ग हिस्ट्री है, ठीक है। तो 1950 में सबसे पहले एक एक्ट पास हुआ था आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, फॉलोड बाय द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971, जो कि आपके इमरजेंसी में एक सबसे बड़ा हथियार के तौर पे यूज़ किया गया इंदिरा गांधी गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है। तो इमरजेंसी के टाइम पे आपको पता ही है कि जो भी पॉलिटिकल लीडर्स हुआ करते थे ऑपोजिशन, उनको सबको प्रिवेंटिव डिटेंशन के बेस पे अरेस्ट किया गया था, तो इसका काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ हुआ। फिर द स्टेटेड पर्पज ऑफ NSA वॉज टू गिव द गवर्नमेंट वाइड पावर्स टू डील विद थ्रेट टू सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर एंड एसेंशियल सप्लाईज वाइल बिल्डिंग इन सम प्रोसीजरल सेफगार्ड। अब क्या क्या पनिशमेंट है और रेमेडीज है और सेफगार्ड है अंडर NSA, तो ये भी देख लो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है और डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो डिटेंशन ऑर्डर अंडर NSA कैन बी एग्जीक्यूटेड लाइक अ वारंट ऑफ अरेस्ट
वंस डिटेन्ड अ पर्सन कैन बी हेल्ड इन स्पेसिफाइड प्लेसेस, मूव अक्रॉस स्टेट एंड सब्जेक्टेड टू कंडीशन सेट बाय गवर्नमेंट। तो अगर कोई पर्सन को एनएसए के अकॉर्डिंग अरेस्ट किया जा रहा है, एनएसए के बेस पे अरेस्ट किया जा रहा है, तो उसको जो पुलिस है वो लोकेशन चेंज कर सकती है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी ले जाके डिटेन कर सकती है, ठीक है। तो ये सारे प्रोविजन अलाउ की गई है। उसके बाद ग्राउंड ऑफ डिटेंशन कम्युनिकेट करना होता है विद इन 5 डेज, और ये एक्सटेंडेबल अप टू 15 डेज होता है, ठीक है। तो अगर मान चलो स्टेटमेंट में आता है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में जो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट है वो बताना ज़रूरी नहीं है, तो वो गलत हो जाएगा, है ना। आपको बताना है अंडर 5 डेज की किस ग्राउंड पे डिटेन किया गया है, और इसको एक्सटेंड करके 15 दिन में किया जा सकता है। फिर डिटेनी हैज़ द राइट टू मेक अ रिप्रेजेंटेशन थ्रू द गवर्नमेंट, ये भी डिटेनी के पास राइट होता है। देन एन एडवाइजरी बोर्ड ऑफ हाई कोर्ट जजेस मस्ट रिव्यू द केस विद इन 3 वीक्स एंड इफ इट फाइंड नो सफिशिएंट कॉज द डिटेनी मस्ट बी रिलीज। तो जो आपका एडवाइजरी बोर्ड होता है जिसमें आपके हाई कोर्ट के जजेस रहते हैं, तो वो 3 वीक के अंदर इस केस को रिव्यू करते हैं, और अगर वो देखते हैं, अगर वो ये पाते हैं कि इस बंदे को डिटेन करने के लिए कोई सफिशिएंट कॉज नहीं था, तो जो डिटेनी होता है उसको तुरंत इमीडिएट रिलीज किया जाता है। देन डिटेंशन कैन नॉट ऑर्डिनरली एक्सीड 12 मंथ, तो जो डिटेंशन है वो 12 महीने से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है, दो इट में भी रिवोक्ड अर्लियर। और जरूरी नहीं है कि 12 मंथ तक ही किसी को डिटेन किया जाएगा, उससे पहले भी रिवोक किया जा सकता है। समझ आया? तो यही था इस न्यूज़ में इन एंड आउट, तो इतना आपको ध्यान रखना था। तो इस न्यूज़ से हमने क्या क्या सीखा, 6 शेड्यूल के बारे में जाना, और आर्टिकल 22 और उसके एक्सेप्शन के बारे में जाना, ठीक है। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि हमें न्यूज़ कितने डेप्थ में पढ़ना होता है, जिससे आपका एक कॉन्टेक्स्ट बिल्ड हो पाता है और उसको आप लॉन्ग टर्म तक रिटेन कर पाते हो। फिर देखो, फर्स्ट इंडियन बॉर्न चीता सेट टू रीच एडल्टहुड इन कूनो नेशनल पार्क, ठीक है। तो जो कूनो नेशनल पार्क था जहाँ पे चीता लाया गया था फ्रॉम अफ्रीकन नेशन नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका, राइट। तो उसमें जो आपके स्मॉल कब बॉर्न हुआ था वो अब एडल्टहुड में पहुंच चुका है। तो ये भी एक काइंड ऑफ अचीवमेंट है ना, क्योंकि शुरू में देखा गया जितने चीतों को लाया गया, ठीक है, उनकी डेथ होना शुरू हो गई क्योंकि वो अडाप्ट नहीं कर पाए थे यहाँ के इन्वायरमेंट को, लेकिन धीरे धीरे वो अडाप्ट कर लिए, और अब जो फाइनली जो वहाँ पे कब हुए थे, ठीक है, अब वो एडल्टहुड में आ गए। सो दी पहला जो एडल्टहुड है उसका नाम क्या है, मुखी, अ फीमेल कब बॉर्न ऑन नामीबियन चीता ज्वाला ऑन मार्च 29, 2023। तो 2 साल पहले इसका जन्म हुआ था और अब ये एडल्टहुड में अपने पहुंच चुकी है। सो ऑफ द 4 कब्स ज्वाला डिलीवर्ड 3 डाइड ड्यू टू एक्सट्रीम हीट। तो ज्वाला जो है 4 कब को जन्म दी थी, जिसमें से 3 मर गए थे ड्यू टू एक्सट्रीम हीट, जिसमें से एक मुखी सर्वाइव कर पाई, ठीक है। ये रहा फोटो प्यारा सा, ठीक है। तो बस न्यूज़ में वही दे रखा है। तो कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे है, आपके एमपी में, और प्रोजेक्ट चीता के बारे में आपको पता होना चाहिए, अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। समझ आया? फिर देखो आगे, एट UNGA वीक इंडिया सिग्नल रीअलाइनमेंट विद द ग्लोबल साउथ। तो ये न्यूज़ में क्या दे रखा है कि इंडिया ने सिग्नल दिया है कि हम वापस से ग्लोबल साउथ के लिए आवाज़ बनेंगे, है ना। तो इंडिया का हमेशा से प्रयास रहा है कि इंडिया टू बिकम द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। अब ग्लोबल साउथ, ग्लोबल नॉर्थ क्या होता है, तो अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हो तो उसमें आपको पता होगा। देखो, एक इमेजिनरी लाइन होता है आपका ब्रांड लाइन, ये देखो, ये यहाँ पे इमेज में दे रखा ब्रांड लाइन। तो ये आपके ना पूरे कंट्रीज़ को, जो वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ हैं, उनको 2 पार्ट में डिवाइड करता है। तो जो साउदर्न पार्ट में जो कंट्रीज़ हैं, ये आपके या तो लेस डेवलप्ड हैं या डेवलपिंग नेशंस हैं, और जो नॉर्थ में है ये आपके डेवलप्ड नेशन होते हैं। तो जो डेवलप्ड है उनको ग्लोबल नॉर्थ बोलते हैं, और जो आपके डेवलपिंग और या फिर लेस डेवलप्ड नेशन है उनको ग्लोबल साउथ बोलते हैं। तो इंडिया का हमेशा से प्रयास रहा है कि हम वॉइस बने ग्लोबल साउथ का, ठीक है। और जो ये वेस्टर्न नेशन का जो डोमिनेंस है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, जैसे इवन UNSC भी देखते हो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो उसमें भी दबदबा किसका है, USA का है, यूरोपियन नेशन का है, ठीक है। इवन आपके और भी अदर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे WTO ले लो, चाहे WHO ले लो, इन सब में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किसका है, आपके यूरोपियन नेशन, USA का, डेवलप्ड नेशंस का, ठीक है। तो वो अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं, अपने अकॉर्डिंग लॉज बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं, हमेशा लेस डेवलप कंट्री को या डेवलपिंग कंट्री को नीचा दिखाते हैं, राइट। तो इसको काउंटर करने के लिए इंडिया हमेशा से ग्लोबल साउथ के डेवलपमेंट के लिए बात करता है, और हमेशा इंडिया बोलता है कि हमें डिपेंडेंसी कम करनी है ये जो ग्लोबल नॉर्थ वाले जो कंट्रीज हैं। So India stepped up its engagement with the global south quite visibly during the external affairs minister S Jaishankar hectic consultation at the United Nations 80th high level week with strong criticism of Israel war on Gaza, US led trade turmoil and lack of UN reform in focus in statements। तो इन सारे जो ongoing issues इस पे एस जयशंकर साहब ने आवाज़ उठाई, क्रिटिसाइज किया इजराइल गाजा वार को, US लेड ट्रेड टर्मोइल को,
और जो यूएन रिफॉर्म में कई साल से बात चल रही है कि यूएन में रिफॉर्मेशन की अभी ज़रूरत है, उस इशू को भी इन्होंने रेज किया। देन द मल्टीलेटरल मीटिंग्स इंक्लूडेड द ब्रिक्स IBSA, इंडिया सेलैक, साउथ अमेरिकन कंट्रीज, इंडिया सिका सेंट्रल अमेरिकन इंटीग्रेशन सिस्टम, फिपिक पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज, L69 डेवलपिंग कंट्रीज फ्रॉम द ग्लोबल साउथ एंड C10 अफ्रीकन यूनियन रिप्रेजेंटेटिव एंड द हाई लेवल लाइक माइंडेड कंट्रीज ऑफ द ग्लोबल साउथ। तो ये सारे कंट्रीज, जो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन और ये सारे जो कंट्रीज है, ये आपके ग्लोबल साउथ के पार्ट है, तो ये भी आप ध्यान रखना। अब हमें यहाँ पे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में कुछ जानना है, ठीक है। और पेपर 1 के लिए मैं आपको और कुछ कंटेंट बता देता हूँ। जैसे आपको पता होना चाहिए कि यूएन में 6 आपके परमानेंट बॉडी हैं। कौन कौन से? एक तो आपका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हो गया, एक हो गया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, एक हो गया आपका यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल, ठीक है, एक हो गया आपका यूएन सेक्रेटरीट, उसके बाद आपका यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, और एक हो गया आपका द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। समझ आया? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये सारे आपके क्या हैं? 6 परमानेंट बॉडी हैं आपके यूनाइटेड नेशन के, जिसमें से ICJ का जो हेडक्वार्टर है ये आपके कहाँ पे है? दी हेग, नेदरलैंड, और बाकी सबका कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना पेपर 1 के लिए, ठीक है। बाकी UNGA में आपके 193 स्टेट मेंबर स्टेट्स हैं। हर स्टेट आपके 5 रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं, ठीक है। हर एक स्टेट के पास एक वोट है, ये आपको पता होना चाहिए। देन हर साल आपके इलेक्शन होता है, ठीक है, और प्रेसिडेंट चूज़ किया जाता है। तो जो प्रेसिडेंट का टर्म होता है वो 1 साल का होता है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और टाइप क्या है? प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन अंडर आर्टिकल 7 ऑफ UN चार्टर। बाकी इसका फंक्शन क्या क्या है? डेलिब्रेटिव फंक्शन, इलेक्टिव फंक्शन, सुपरवाइजरी फंक्शन, फाइनेंशियल फंक्शन, कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सब्सिडरी ऑर्गन बाई जनरल असेंबली। तो ये सारे कुछ फंक्शंस हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के। तो ये चाहो तो आप रीड कर सकते हो। बाकी आपको पता ही है कि दबदबा किसका? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का ही है, जिसके जो 5 परमानेंट स्टेट है। फिर देखो आगे, इंडिया री इलेक्टेड टू ICAO काउंसिल विथ स्ट्रॉन्गर मैंडेट। तो इंडिया वापस से री इलेक्ट हुआ है इन द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये एविएशन सेक्टर के से रिलेटेड सेफ्टी मेजर्स डिसाइड करती है, लॉज बनाती है, ठीक है। तो उसमें इंडिया दोबारा से इलेक्ट हुआ है उसके काउंसिल में। सो इंडिया हैज़ बीन री इलेक्टेड टू द पार्ट 2 ऑफ द काउंसिल ऑफ ICAO, a specialized UN agencies. Part 2 compromises of states making the largest contribution to the provision of facilities for international civil air navigation. अब इलेक्शन कहाँ पे हुआ? यह बस प्लेस याद रख लो, मॉन्ट्रियल। बाकी सब डेट वगैरह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी इसका पर्पस क्या है कि जो एविएशन सेक्टर में आपको पता है बहुत सारे सेफ्टी से रिलेटेड लैकूनाज हैं, ठीक है। इंडिया में भी देखते हो कि आए दिन आपके आए दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते रहता है। रिसेंट आपने प्लेन क्रैश भी देखा था अहमदाबाद में। तो इस टाइप के इंसिडेंट ना हो, इसके वजह से हमें कुछ स्ट्रॉन्ग सेफ्टी मेजर्स डिसाइड करने पड़ेंगे एविएशन सेक्टर के लिए, ठीक है। तो उसी के लिए अब इंडिया का प्रयास है, और इंडिया ये सारे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। So the representative of India at ICAO headquarter also actively in canvass support for India's re-election. फिर देख लो, a founding member of ICAO since 1944, India has maintained an uninterrupted presence on the council for 81 years. It continues to play a pivotal role in advancing ICAO's mission to promote safe, secure, sustainable, harmonized and gender inclusive international civil aviation. बाकी इसमें कितने आपके मेंबर हैं? 36 मेंबर है, ये ध्यान रखना। और इसका टर्म क्या होता है? आपके 3 ईयर टर्म होता है। और ये रहा इसका कमिटमेंट 2025 से 2028 का। सो स्ट्रेंथनिंग इंटरनेशनल एविएशन सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, प्रोमोटिंग इक्विटेबल ग्रोथ इन एयर कनेक्टिविटी, एडवांसिंग टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एंड सपोर्टिंग ICAO's नो कंट्री लेफ्ट बिहाइंड इनिशिएटिव। तो इस न्यूज़ से बस इतना इंपॉर्टेंट था, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। इंडिया होल्ड नर्व टू बीट पाक इन लास्ट ओवर थ्रिलर क्लेम एशिया कप। तो आपको पता ही है इस बार एशिया कप में हम विजयी हुए, ठीक है, पाकिस्तान को हरा के। तो बस वही न्यूज़ है। बाकी ये न्यूज़ तो आप सब ने ही देखा ही होगा, सारी चीज़ें आपको पता होगी। इससे ज़्यादा डिटेल आप लोगों को पता होगा कि किसने कितना रन बनाया, इंडिया कितने विकेट से जीता। तो बस वही चीज़ यहाँ दे रखा है। बाकी यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, मोस्ट टाइटल्स बाय ए टीम, ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। कम चांसेस है वैसे पूछने का, लेकिन आजकल स्पोर्ट्स में भी UPSC घुस रहा है, तो हो सकता है ये भी पूछ ले। तो सबसे ज़्यादा टाइटल जीतने वाला कौन सा टीम है? इंडिया, जो 9 टाइटल जीता है। ईयर देख लो, 1984, 88, 1990, 91, 95, 2010, 2016, 2018, 2023 और 25। श्रीलंका 6 बार जीता और पाकिस्तान 2 बार जीता, 2000 में और 2012 में। फिर देखो पर्सन इन न्यूज़, तो ये भी काफ़ी सेंसेशनल न्यूज़ रहा।
क्योंकि रिसेंटली जो जुबिन गर्ग थे, जो कि असम के एक बहुत बड़े एक गायक थे, ठीक है, इनको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, बहुत क्लोजली एसोसिएटेड होते थे। तो आप देखते होगे ना कि आर्टिस्ट तो बहुत बनते हैं हर साल, लेकिन कुछ ही आर्टिस्ट होते हैं ना जो कि लोगों के दिल में एकदम जगह बना लेते हैं। तो उसमें से एक आपके जुबिन गर्ग थे। जब इनका निधन हुआ तो आप देखें कि एकदम इमोशन लोगों का बाहर निकल के आया, क्योंकि जो आर्ट होता है ना, कोई भी आर्ट फॉर्म हो, जैसे म्यूजिक होता है, डांस होता है, तो इन सब आर्ट फॉर्म का पर्पस क्या है, ये क्यों आपके लोगों से कनेक्ट कर जाते हैं? क्योंकि जो भी कोई भी आर्ट फॉर्म हो आपका ना, ये आपके वो कन्वे कर देता है जो नॉर्मल हम शब्दों से नहीं बयां कर सकते हैं। तो बहुत बार हम लोग बोल के वो अपने इमोशन को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लेकिन हम अपने गाने के थ्रू, अपने आर्ट फॉर्म के थ्रू ना उस इमोशन को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं। इसलिए आर्ट फॉर्म ना लोगों के दिल से कनेक्ट करता है, और उसमें भी खासकर वो आर्टिस्ट जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पे आके कुछ यूनिक कर जाते हैं, तो वो लोगों के दिल में जगह बना जाते हैं। तो जुबिन गर्ग इतना फेमस क्यों थे लोगों के बीच में? क्योंकि आपको पता है कि 1990s के टाइम पे ना असम में वायलेंस हुआ करता था काफ़ी, वहाँ पे मतलब बोलते हैं ना काफ़ी सारे चैलेंजेस थे। उस टाइम पे आके इन्होंने अपने गाने के थ्रू लोगों के अंदर प्यार भरा, लोगों के अंदर एक उम्मीद भरा, ठीक है, अपने गाने के थ्रू। तो इसलिए ये लोगों के दिल में उतर गए। तो ये हमें देखने को मिला जब इनका निधन हुआ, तो एकदम बोलते हैं ना कि हुजूम लग गया पूरे लोगों का इनके लास्ट रिचुअल के समय पे, और कई सारे लोगों का तो इमोशन भी बाहर निकल के आ गया। जो आर्टिस्ट नहीं पहुंच पाए इनके लास्ट जो रिचुअल सेरेमनी था, तो उन आर्टिस्ट के लिए लोगों के बीच में काफ़ी गुस्सा भी उभर के आया। So the death of Assamese cultural icon Zubin Garg in Singapore has hit the state like the tempest of one of his most popular songs. As the grief waves, anger has taken over and people wait for the blood of those they feel are responsible for his death. तो इनके कुछ कॉम्पोजिशन थे जो कि बहुत फेमस थे। जैसे पहला इनका एल्बम था अनामिका, विच ब्रॉट अ मैसेज ऑफ होप। फिर उसके बाद पाखी पाखी मोनबे बिकम अ बैलेड्स फॉर अ लव बैलेड्स फॉर अ जनरेशन। तो समझ पा रहे हो आप कि जिस टाइम पे आसाम में दंगे चल रहे थे, जिस टाइम पे आसाम में बहुत सारे चैलेंजेस थे, उस टाइम पे आके ये कई सारे एल्बम्स रिलीज किए और लोगों के दिल में उतर गए। सो ओवर टाइम हिज सॉन्ग्स एंड लिरिक्स रिफ्लेक्टेड द चेंजिंग मूड्स ऑफ असम, फ्रॉम यूथफुल लव टू पॉलिटिकल डिफायंस, फ्रॉम नॉस्टैल्जिया टू कल्चरल प्राइड। तो दैट्स इट, इस न्यूज़ से इतना इंपॉर्टेंट था। फिर आगे देखो। मोदी राइट्स फॉरवर्ड टू जॉर्जिया मेलोनी मेमोयर कॉज द बुक हर मन की बात। मोदी जी ने अपने मन की बात में जॉर्जिया मेलोनी की जो ऑटोबायोग्राफी है उसके बारे में जिक्र किया। तो बाकी तो न्यूज़ में काफ़ी चलते रहते हैं मेलोडी करके, है ना, मजाक बनते रहता है। हालांकि मेलोनी जी के आने के बाद इंडिया और इटली का रिलेशन काफ़ी अच्छा हुआ है, ये चीज़ इससे आप इनकार नहीं कर सकते, है ना। तो मोदी जी ने जो मेलोनी जी का जो ऑटोबायोग्राफी था, तो ये ऑटोबायोग्राफी आपके 2021 में ही लिखा गया था, लेकिन इसका इंडियन वर्जन माई रूट्स माई प्रिंसिपल, जिसको रूपा पब्लिकेशन द्वारा पब्लिश किया गया, ठीक है, इसको लॉन्च किया जाएगा इंडिया में। तो मोदी जी ने अपने मन की बात में बोला कि जो इटालियन पीएम का बुक है ये हमारे वैल्यूज़ के लिए मिरर का काम करेगा, है ना। दिस बुक मिरर्स आर ओन वैल्यूज़। सो इस न्यूज़ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये बुक का नाम याद रख लेना, माई रूट्स माई प्रिंसिपल। किसके ऊपर लिखा गया? जॉर्जिया मेलोनी, जो कि अभी करेंटली इटली की प्राइम मिनिस्टर है। फिर देखो आगे, अब हम 1 से 3 अक्टूबर का न्यूज़ कवर करेंगे। सो फिर डिफेंस आ गया आपका, तो एक्सरसाइज पैसिफिक रीच XPR 2025। फिर देख लो, ये हमारा इंडियन नेवी डेमोन्स्ट्रेट्स ग्लोबल सबमरीन रेस्क्यू कैपेबिलिटी एट एक्सरसाइज पैसिफिक रीच XPR 2025, ठीक है। तो ये हमारा नया एक्सरसाइज हुआ जिसमें आपके अराउंड 40 नेशंस पार्टिसिपेट किए। अब ये एक्सरसाइज किस लिए कंडक्ट कराया गया? टू रेस्क्यू डीप सबमरीन ऑपरेशन। तो मान के चलो कोई सबमरीन आपके ऑपरेशन के दौरान फंस जाती है, तो उसको कैसे रेस्क्यू किया जाए, ठीक है, उससे रिलेटेड ये एक्सरसाइज था। कहाँ पे कराया गया? ये आपके सिंगापुर में कराया गया, होस्टेड बाय द रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी। तो ये लोकेशन याद रखना, ठीक है, लोकेशन आपसे पूछ लेंगे और क्या पर्पस था वो पूछ लेंगे आपसे। फिर इंडिया की कौन सी आपकी वेसल पार्टिसिपेट की इसमें? तो INS निस्तार, ये आपको ध्यान रखना है। सो INS निस्तार शोकेस प्रिसीजन एंड प्रोफेशनलिज्म एट XPR 2025। बाकी अदर 3 रेस्क्यू यूनिट्स कहाँ से थे? मदरशिप्स MB स्विफ्ट रेस्क्यू, JS शियोदिया जो कि जापान से थी, और INS निस्तार। They operated alongside the submarines from Republic of Korean Navy, Japan Maritime Self-Defense Force and Republican of Singapore Navy, simulating as disabled submarines। बाकी ये कोर्स ऑफ एक्शन है कि इस एक्सरसाइज के दौरान क्या क्या परफॉर्म किया गया, तो ये आप रीड कर सकते हो। और ये लास्ट लाइन हमेशा कंक्लूडिंग लाइन होता है कि कोई भी एक्सरसाइज के बाद, इट मार्क्ड एन अचीवमेंट, इट मार्क्ड अ वाटरशेड मोमेंट इन इंडिया सबमरीन रेस्क्यू जर्नी विद द इंडियन DSRVs मेड इन फॉरेन सबमरीन मीटिंग्स एंड पार्टिसिपेशन इन द मल्टीनेशनल कोऑर्डिनेशन रेस्क्यू ड्रिल, रीइंफोर्सिंग इंडियाज कैपेबिलिटी एंड कमिटमेंट टू ग्लोबल सबमरीन सेफ्टी। सो याद रखना, एक्सरसाइज पैसिफिक रीच कहाँ पे कंडक्ट कराया गया? सिंगापुर में। किस लिए कंडक्ट कराया गया? जो सबमरीन रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए।
इसमें अराउंड 40 नेशन ने पार्टिसिपेट किया। इंडिया के INS निस्तार ने पार्ट लिया था इसमें। ठीक, फिर देखो आगे। BRO प्रोजेक्ट स्वास्तिक मार्क्स 65 ईयर्स ऑफ सबमरीन रेजिलियंस एंड इंजीनियरिंग एक्सीलेंस इन सिक्किम। तो आपको पता है कि BRO हमारी कंट्री की एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आती है। ठीक है, तो इसमें आपके जो आर्मी पर्सनल होते हैं, जो आर्मी के इंजीनियर्स होते हैं, वो इसमें डिप्लॉय किए जाते हैं। और BRO का एक बहुत ग्लोरियस पास्ट रहा है। BRO का बहुत सारे लैंडमार्क अचीवमेंट्स रहे हैं। तो जो भी आपके बॉर्डर के अक्रॉस जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होते हैं ना, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल BRO होता है। जो भी बॉर्डर के लॉन्ग आप रोड्स देखते हो, रोड डेवलपमेंट होता है, जैसे चाइना बॉर्डर हो गया, अभी लद्दाख की हमने पीछे बात की। ठीक है, तो लद्दाख पे मैंने बताया कि अब आप जाओगे तो लद्दाख का रिमोटेस्ट से रिमोटेस्ट जो विलेज था उसको कनेक्ट कर दिया गया ऑल वेदर रोड से। तो उसको भी किसके द्वारा डेवलप किया जाता है? BRO के द्वारा। फिर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो आपके ब्रिजेस बन रहे हैं, जो आपके रोड्स बनाए जा रहे हैं बॉर्डर रीजन के अक्रॉस, वो भी कौन बनाता है? आपके BRO बना रहा है। तो जो BRO का प्रोजेक्ट स्वास्तिक था ना, इसने 65 ईयर्स कंप्लीट कर लिया है, राइट। तो इसलिए अब न्यूज़ में रहा है, विच शोज रेजिलियंस एंड इंजीनियरिंग एक्सीलेंस इन सिक्किम। तो पूछ लेंगे प्रोजेक्ट स्वास्तिक जो है किस ऑर्गेनाइजेशन का है, तो वो आपको पता होना चाहिए BRO का। कब इस्टेब्लिश किया गया था BRO को? 1960। और तब से लेके अब तक BRO का बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है इन द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अलोंग द बॉर्डर एरियाज एंड नेबरिंग नेशंस। So the Border Road Organization Project Swastik celebrated its 65th Raising Day on October 1, 2025, commemorating decades of unwavering services, resilience and engineering excellence in Sikkim challenging high altitude terrain. Since its establishment in 1960, Project Swastik has constructed and maintained over 1412 km of roads and 80 major bridges. तो ये अचीवमेंट है BRO की कि 1000 से भी ज़्यादा 1000 किलोमीटर से ज़्यादा आपके रोड्स बना चुकी है और 80 मेजर ब्रिजेस बना चुकी है। इवन लास्ट डिकेड में ही 350 किलोमीटर से ज़्यादा रोड BRO ने बना रखा है। फिर इन लाइन विथ इट्स कमिटमेंट टू द वेलफेयर ऑफ इट्स वर्कफोर्स, प्रोजेक्ट स्वास्तिक लॉन्च न्यू इनिशिएटिव फॉर कैजुअल पेड लेवलर्स इंक्लूडिंग अपग्रेडेड हैबिटेट्स, प्रोविजन फॉर प्रोटेक्टिव गियर्स एंड हेल्थ कैंप्स। ठीक है, तो बॉर्डर रोड के डेवलपमेंट के अलावा जो प्रोजेक्ट स्वास्तिक में क्या क्या इंक्लूडेड है? कैजुअल पेड लेबरर्स, हैबिटेट अपग्रेडेशन, जो लेबर्स के लिए हैबिटेट बनाए जाते हैं। जब आपका प्रोजेक्ट चल रहा होता है तो लेबर्स को रहने के लिए जो जगह बनाया जाता है उसके अपग्रेडेशन के लिए भी BRO ने काम किया है अंडर प्रोजेक्ट स्वास्तिक। और उसके बाद प्रोविजन फॉर प्रोटेक्टिव गियर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर द सेफ्टी ऑफ वर्कर्स। So these measures reaffirm BRO dedication to ensuring the well-being of the personnel who form the backbone of its operations. समझ आया न्यूज़? तो प्रोजेक्ट स्वास्तिक किसका है? BRO, ये बस ध्यान रखना। फिर देखो आगे, इंडियन आर्मी टू होस्ट यूनाइटेड नेशन ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज चीफ्स कॉन्क्लेव इन न्यू दिल्ली। तो इंडियन आर्मी होस्ट करने वाली है यूनाइटेड नेशन ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज चीफ कॉन्क्लेव इन न्यू दिल्ली फ्रॉम 14 to 16 अक्टूबर, जहां पे आपके लगभग 30 नेशन से जो आपके टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स हैं वो आएंगे। और इन 30 नेशन में वो नेशन होंगे जिनका कंट्रीब्यूशन है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशंस में, राइट। तो इंडिया, आपको पता है कि सालों से इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर रहा है इन द UN पीस कीपिंग मिशंस। और जो UN पीस कीपर्स होते हैं उनको हम ब्लू हेलमेट के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये आपके पूछा भी हुआ है आपके UPSC एलाइड एग्जामिनेशन, मेरे को एग्जैक्ट एग्जाम याद नहीं आ रहा लेकिन ये पूछा हुआ है, ब्लू हेलमेट किनको कहा जाता है। ठीक है, देन इस इवेंट को ब्रीफ कौन करेंगे? तो राकेश कपूर, जो कि आपके डिप्टी चीफ हैं ऑफ आर्मी स्टाफ, तो ये नाम ध्यान रखना। सो एज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कंसिस्टेंट कंट्रीब्यूटर्स टू UN मिशन, India is convening this conclave to provide a high-level forum for sharing best practices, fostering common understanding, and creating a collaborative approach to chart our the future trajectory of peacekeeping. तो यही पर्पस होता है किसी भी फोरम का कि जो भी आपके नेशंस हैं, जो भी आपके मेंबर्स हैं, वो आएँ, एक जगह पे बैठें और अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करें। ठीक है, तो इंडिया एज बीइंग अ लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर एंड मोस्ट कंसिस्टेंट कंट्रीब्यूटर टू द UN मिशन, इंडिया ने ये जो फोरम है इसको ऑर्गेनाइज किया है ताकि यहाँ पे जो भी आपके अदर नेशन के जो टॉप रैंकिंग ऑफिशियल्स हो वो आके अपने जो बेस्ट प्रैक्टिसेस वगैरह है वो शेयर कर पाए। बाकी ये एम है स्ट्रेंथनिंग पीस कीपिंग ऑपरेशन, लेवरेजिंग इंडिजिनस टेक्नोलॉजी एंड आत्मनिर्भर इनोवेशन, चैंपियनिंग इंक्लूसिविटी एंड इक्विटी एंड डेमोन्स्ट्रेट इंडिया एज अ कोलैबोरेटिव एंड ट्रस्टेड पार्टनर। बाकी इसमें पार्टिसिपेट कौन कौन करेगा तो ये नाम आपसे नहीं पूछेंगे, ठीक है, लेकिन आप ऐसे ही एक बार ग्लांस ले लेना। अल्जेरिया, आर्मेनिया, बांग्लादेश, ये सारी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। फिर देखो आगे, वॉच इंडियन आर्मी कंडक्ट्स एक्सरसाइज ड्रोन कवच इन अरुणाचल टू बूस्ट ड्रोन वॉरफेयर रेडीनेस। तो ड्रोन कवच से नाम से पता लग रहा है कि जो ड्रोन वॉरफेयर से रिलेटेड ये कोई एक्सरसाइज होगा, ठीक है।
तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश में कंडक्ट कराया गया बाय द इंडियन आर्मी। अब यहाँ से आपको जो रिलेट करना है, यहाँ से आप पेपर 2 का थीम रिलेट कर सकते हो कि जो ड्रोन का द रोल ऑफ ड्रोन इन मॉडर्न डे वॉरफेयर, राइट। यहाँ से क्वेश्चंस भी आपके बन सकते हैं, पोटेंशियल क्वेश्चन, और क्योंकि अब ड्रोन का काफ़ी मास लेवल पे यूज़ हो रहा है इन द मॉडर्न डे वॉरफेयर, इसीलिए ये आपका रेलिवेंट हो जाता है। जैसे आपने देखा ही होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया तो उन्होंने ज़्यादातर ड्रोन का यूज़ किया, फिर हमने भी बहुत जगह ड्रोन का यूजेस किया। तो ड्रोन का रोल क्या क्या है, तो आप जब पॉइंट्स आता है, जैसे पेपर 2 में आप पॉइंट्स लिख रहे हो, तो यहाँ पे एक्टिव रिकॉल करो, यहाँ पे पॉइंटर्स जनरेट करो कि कैसे जनरेट करोगे। तो 5 पॉइंटर्स, जैसे मान के चलो मेरे को 5 पॉइंट परसेप्शन, मैंने आपको टेक्निक सिखा भी रखा है प्रीवियस लेक्चर्स में। तो जब ड्रोन की बात आए तो ड्रोन का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं वॉरफेयर में, तो सबसे पहले सर्विलेंस एंड रिकॉनेसेंस के लिए, ठीक है। सेकेंड थिंग, हम लॉइटरिंग मुनिशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद टारगेटिंग प्रिसाइजली एंड विथ एक्यूरेसी टू दी मोबाइल टारगेट्स, तो जो मूविंग टारगेट्स है उनको टारगेट करने के लिए ड्रोन बहुत यूजफुल रहते हैं, ठीक है। फिर उसका ड्रोन से आपके जो हमारे सोल्जर का लाइफ लॉस है वो भी हम उसको भी मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप वेरियस रोल सोच सकते हो कि ड्रोन का क्या क्या रोल हो सकता है इन दी मॉडर्न डे वॉरफेयर, राइट। तो ड्रोन के ही ऑपरेशनल और वॉरफेयर रेडीनेस को चेक करने के लिए इंडियन आर्मी ने कंडक्ट कराया ये ड्रोन कवच एक्सरसाइज इन अरुणाचल प्रदेश। तो वेन्यू याद रखना, किसने कंडक्ट कराया ये याद रखना, और एक्सरसाइज का नाम आपको तो याद रखना ही है। सो द हाई एल्टीट्यूड ड्रिल वाज अ मास्टर क्लास इन नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बैट, एग्रेसिवली टेस्टिंग द Army's ability to seamlessly integrate offensive drones and deploy cutting-edge counter-drone strategies in the challenging Himalayan terrain. फिर इसमें पार्टिसिपेट कौन किए, इंडियन आर्मी का कौन सा यूनिट, तो द इंडियन आर्मी स्पीयर क्रॉप्स ऑपरेटिंग अंडर द ईस्टर्न कमांड कंडक्टिंग एक्सरसाइज ड्रोन कवच फ्रॉम सितंबर 25 to 28 इन द फॉरवर्ड ईस्ट एरियाज ऑफ ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश। तो जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताओ कि जो इंडियन आर्मी का ईस्टर्न कमांड है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताओगे, ठीक है। उसके बाद इसमें ITBP के ही जो पर्सनल है उन्होंने भी पार्ट लिया। फिर देखो आगे, महाराष्ट्र कर्नाटका रिपोर्ट मोस्ट नंबर ऑफ फार्मर्स सुसाइड, तो ये आपका NCRB का जो लेटेस्ट डेटा आया उसके अकॉर्डिंग जो महाराष्ट्र कर्नाटका ये यहाँ पे आपके जो फार्मर सुसाइड रेट है ये सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो अब न्यूज़ में तो इतना दिखा दिया है, अब इस न्यूज़ से हमें क्या की टेक अवेज निकालने हैं, इस न्यूज़ को हमें कैसे सोचना होता है, तो मैं आपको तरीका बताऊँ, मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। तो देखो पहले तो ये न्यूज़ बहुत दुखद है कि महाराष्ट्र में अभी भी हमारे यहाँ पे फार्मर सुसाइड जैसे केसेस देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि इवन आफ्टर मोर देन 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, अगर मान के चलो हम फार्मर्स का जान नहीं बचा पा रहे हैं, मतलब वो इतने मजबूर हो जा रहे हैं कि उनको सुसाइड करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं एज अ नेशन हमारे लिए ये शर्म की बात है, और हमें यहाँ से बहुत कुछ सीखना है ताकि हम फार्मर का जो लाइवलीहुड है वो इम्प्रूव कर सके। अब आप सोचो कि फार्मर सुसाइड करते क्यों हैं, ठीक है। तो जब आप एग्रीकल्चर टॉपिक पढ़ते हो तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि कभी एग्रीकल्चर पढ़ो ना तो आप एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में कैसे सोच सकते हो। तो हमें हमेशा ना प्री हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट के टर्म्स में सोचना होगा। तो जैसे एग्रीकल्चर में अगर हम चैलेंजेस सोच रहे हैं कि क्या क्या चैलेंजेस है एग्रीकल्चर सेक्टर में, और उसके बाद मैं यहाँ पे कंक्लूड करूँगा कि वो चैलेंजेस कैसे लीड करती हैं फार्मर सुसाइड को, ठीक। तो देखो चैलेंजेस जब आप पढ़ रहे हो तो आपको सबसे पहले प्री हार्वेस्ट चैलेंजेस देखने हैं और पोस्ट हार्वेस्ट चैलेंजेस देखने हैं। तो प्री हार्वेस्ट चैलेंज में क्या क्या आएगा, तो मैं पेन से लिख लेता हूँ आपको, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखते हैं प्री हार्वेस्ट और यहाँ पे लिखता हूँ मैं आपके पोस्ट हार्वेस्ट। तो अब आप यहाँ पे सोचो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो कि प्री हार्वेस्ट में क्या क्या चैलेंज है। तो इंडिया में जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना वो है फ्रैगमेंटेड लैंड। तो आपको पता है कि इंडिया में ज़्यादातर जो फार्मर्स हैं वो स्मॉल फार्मर्स हैं, ठीक है, जिनके पास लैंड होल्डिंग है वो आपके लेस देन 1 हेक्टेयर है। तो ये एक तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है, ठीक है। उसके बाद प्री हार्वेस्ट में और क्या क्या चैलेंज आती है, तो देखो कोई भी अगर मान चलो आपको क्रॉप उगाना है तो उसके लिए तो सबसे पहले आपको सॉइल अच्छी चाहिए। तो आपको पता है कि इंडिया में जो मोस्ट ऑफ द सॉइल है वो लैक करती है नाइट्रोजन में, फॉस्फोरस में, तो इसके लिए फर्टिलाइजर चाहिए होता है। अब फर्टिलाइजर यूज़ करने के लिए पैसे चाहिए फार्मर्स को, तो फार्मर्स के पास जो क्रेडिट अवेलेबिलिटी है वो अच्छी नहीं है, ठीक है। हालांकि बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स लाए गए हैं इसको ओवरकम करने के लिए, जैसे PM आपके जनधन योजना, उसका पर्पस ही यही था कि जो फार्मर्स हैं, जो स्मॉल फार्मर्स हैं, उनको क्रेडिट अवेलेबल कराया जा सके बिफोर सोइंग द क्रॉप। अब लेकिन फिर भी क्योंकि कम्बरसम प्रोसेस हो जाता है बहुत बार, बीच में बहुत लोग बोलते हैं ना इस प्रोसेस को कॉम्प्लेक्स कर देते हैं बैंक से पैसे लेने वाला, तो फार्मर अभी भी प्रेफर करते हैं कि वो बड़े बड़े जो फार्मर्स होते हैं उनसे या तो पैसा लेते हैं या लैंडलॉर्ड से पैसा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं, राइट। तो क्रेडिट अभी भी इशू है, क्रेडिट अवेलेबिलिटी प्री हार्वेस्ट का एक वन ऑफ द बिगेस्ट इशू है। सॉइल इशू है, उसका फ्रैगमेंटेड लैंड इशू है। उसके बाद देखो बहुत बार जो क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज के कारण आपको मानसून में डिले हो जाता है, राइट।
और हमारा जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो ज़्यादातर मानसून पर डिपेंडेंट है। उसके बाद कई बार आपका मानसून डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये सब क्लाइमेट चेंज के आउटकम्स हैं। इसके वजह से क्या होता है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाती है। तो किसान जितना उगाता है उतना अगर फसल नहीं उग पाता है तो किसान को लॉस हो जाता है। तो इसके वजह से भी कहीं ना कहीं वो विशियस साइकिल ऑफ डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं, राइट। उसके बाद बहुत बार आपके पॉलिटिकल चैलेंजेस भी आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके ज़मीनी विवाद तो इंडिया में बहुत कॉमन है। तो ये सारे कुछ चैलेंजेस हैं जो कि प्री हार्वेस्ट हैं, जो कि लीड करते हैं फार्मर को सुसाइड करने के लिए। उसके बाद पोस्ट हार्वेस्ट क्या चैलेंज है? मान के चलो फार्मर ने अगर फसल उगा दिया है तो पोस्ट हार्वेस्ट में सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है वो आता है स्टोरेज का, ठीक है। स्टोरेज का, ट्रांसपोर्टेशन का, ये सब फार्मर के पास बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि अगर मान चलो फार्मर ने फसल उगाया लेकिन अब उसके पास स्टोर करने के लिए जगह नहीं है तो वो मजबूर है कि उसको अब फसल जल्द से जल्द बेचना है, नहीं तो फसल क्या होगा, खराब हो जाएगा। अब जल्द से जल्द बेचने के चक्कर में वो मंडी में लेके जाता है, ठीक है। अब मंडी में लेके जाता है तो वहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन मंडी वालों का है, एपीएमसी का पूरा डिस्क्रिप्शन है। वो प्राइस डिसाइड करते हैं कि कितने प्राइस में वो किसान से खरीदेंगे। हालांकि एमएसपी गवर्नमेंट देती है लेकिन एमएसपी आपके हर क्रॉप पे नहीं मिलता है, ठीक है। उसके बाद एमएसपी आपके हर रीजन में भी उतने अच्छे से नहीं मिलता है। जैसे कुछ आपके एरिया के तो फार्मर बेनिफिट लेते हैं एमएसपी का, जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, इधर के फार्मर्स आपके एमएसपी का अच्छा बेनिफिट उठाते हैं। लेकिन इंडिया में अभी भी ज़्यादातर जो फार्मर्स हैं उनको एमएसपी का बेनिफिट नहीं मिल पाता है ड्यू टू वेरियस रीजन। तो वो रीजन अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन बस आप इतना ध्यान रखो। तो गवर्नमेंट हालांकि एमएसपी देती है लेकिन एमएसपी इज नॉट अ सस्टेनेबल सॉल्यूशन, है ना। क्योंकि गवर्नमेंट पे भी तो बर्डन एक पड़ रहा है ना। अगर गवर्नमेंट हर फार्मर को एमएसपी देने लगे और हर जगह हर क्रॉप पे एमएसपी देने लगे तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी जो है अकाउंट वो भी तो खाली होगा, क्योंकि गवर्नमेंट को और भी जगह पैसे खर्च करने हैं डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट में। तो इसलिए ये भी एक चैलेंज हो जाता है। तो गवर्नमेंट फिर स्टोरेज ना होने की वजह से जो फार्मर्स होते हैं इनको मजबूरन जितना इनका लागत है उससे भी कम दाम पे क्रॉप्स को बेचना पड़ता है। तो अब मान चलो जितना मेरे को लगा, मैंने 100 रुपये लगाया क्रॉप उगाने के लिए, मेरे को मिल रहा है 50 रुपये, ठीक है। तो मैं लोन कहाँ से चुकाऊंगा? प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं, उल्टा 50 रुपये घाटा हो गया। तो इस ऐसे करके ना जो फार्मर्स होते हैं ये विशियस साइकिल ऑफ डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं, राइट। अब डेब्ट बढ़ते 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 क्या होता है एक टाइम पे, अब बहुत जगह तो आपको चलो जो बोलते हैं ना इलेक्शन के टाइम पे फ्रीबीज वाला कल्चर इंडिया में चल गया कि किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाता है, ये कर दिया जाता है। तो इससे टैक्स पेयर का मनी तो बर्बाद होता ही है। लेकिन मान के चलो किसी जगह पे अगर आपका किसान का कर्जा माफ नहीं किया गया तो वहां पे किसान को इतना टॉर्चर करते हैं ना जिनसे उन्होंने कर्ज लिया है कि वो मजबूरन सुसाइड कर लेते हैं। तो इंडिया में अगर आज भी किसान के पास ये सिचुएशन आ रहा है कि उनको सुसाइड जैसा एक मतलब बोलते हैं ना बहुत एक्सट्रीम स्टेप लेना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा नीड है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की, राइट। तो अब ये तो मैंने चैलेंजेस डिस्कस कर लिए, बाकी सॉल्यूशन अब आपको सोचना है, ठीक है। ये चैलेंजेस आपको पता लग गए और मैंने ये भी बता दिया स्ट्रक्चर्ड वे में कैसे सोच सकते हो। बाकी सॉल्यूशन में आप जैसे गवर्नमेंट ने अभी स्टोरेज सिस्टम डेवलप करने की बात की है, अभी आगे हम देखेंगे भी सेम अभी इसी लेक्चर में पीएम धन्य धान्य योजना, उसमें गवर्नमेंट जो आइडेंटिफाई करके एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई करके उसमें डेवलपमेंट करेगी। तो ये कुछ सॉल्यूशन हो गया। किसान रेल हो गया, जिससे जो किसान है वो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं अपने प्रोड्यूस को अक्रॉस अदर रीजन्स, ठीक है। तो बहुत बार क्या होता है कि किसान लिमिटेड हो जाता है कि हमें अपने रीजन में ही बेचना है। लेकिन अगर मान चलो उनको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छी मिल जाती है, स्टोरेज फैसिलिटी अच्छी मिल जाती है, तो वो क्या करते हैं कि अपने जो फसल है उसको दुनिया के अलग अलग कोने में ही बेच पाते हैं और जहाँ पे अच्छा प्राइस मिलता है वहाँ पे वो बेच देते हैं। तो न्यूज़ तो आपका इतना ही था कि महाराष्ट्र कर्नाटका में सबसे ज़्यादा फार्मर सुसाइड के केसेस आए, लेकिन इसके पीछे का बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया है, ठीक। तो ये फिगर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना महाराष्ट्र में जो फार्मर्स है यहाँ पे सबसे ज़्यादा सुसाइड केसेस देखने को मिल रहा है। और सॉल्यूशन वगैरह में आप सोच लेना, जैसे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो गया, ये जो आपका वेयर हाउस कंस्ट्रक्शन हो गया, जो उसका पीएम धन्य धान्य योजना, ये सारे कुछ स्कीम्स जो गवर्नमेंट के ये बेनिफिशियल हो सकते हैं। कस्टम हायरिंग सेंटर्स हो गए, ठीक है। फिर देखो आगे 83 स्नो लेपर्ड्स इन हिमाचल काउंट अप फ्रॉम 51 इन 2021। तो जो स्नो लेपर्ड्स है सबसे पहले इनका जो आपका IUCN स्टेटस है वो क्या है, वो है वल्नरेबल, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश आपका पहला स्टेट है जो कि ये सर्वे कंडक्ट करा है और ये देखा गया कि जो स्नो लेपर्ड का जो संख्या है 51 जो कि 2021 में था उससे बढ़ के 83 हो गया। तो ये काफ़ी एक अच्छा साइन है, ठीक है। तो न्यूज़ में बस इतना ही इंपॉर्टेंट था, ये ध्यान रखना। बाकी कौन कंडक्ट कराता है सर्वे, तो वो है आपका नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन। फिर देखो आगे schemes and government initiative. So on lines of model UN center set to launch youth gram sabha initiative from October. तो आपने यूथ पार्लियामेंट वाला कॉन्सेप्ट सुना होगा, ठीक है। मैं भी एक टाइम पे पार्टिसिपेट किया था यूथ पार्लियामेंट में और मेरी AIR 2 भी आई थी, राइट।
तो उसी मॉडल पे ना ये आपकी यूथ ग्राम सभा गवर्नमेंट लॉन्च करने जा रही है, ठीक है। यूथ ग्राम सभा में बेसिकली जो यूथ है उनको पार्टिसिपेट कराया जाएगा ग्रास रूट डेमोक्रेसी में, ताकि वो समझ पाए कि ग्रास रूट डेमोक्रेसी में क्या क्या चैलेंजेस होते हैं और क्या क्या इंप्रूवमेंट की नीड है। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं लेते हो ना, तब तक आप वही बात है किताबी वाले ज्ञान लेके किसी भी इश्यू को समझते हो, जो कि ग्राउंड लेवल पे फिजिबल नहीं होता है। सो दिस सेंटर प्लान्स टू लॉन्च मॉडल यूथ ग्राम सभा एन इनिशिएटिव बेस्ड ऑन मॉडल यूएन एंड एजुकेशनल सिमुलेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन स्कूल्स अक्रॉस द कंट्री। तो ये जो ये MUN है, ये भी काफ़ी फेमस प्रोग्राम है। तो जो ये मॉडल यूनाइटेड नेशन जो प्रोग्राम है चलाया जाता है अक्रॉस डिफरेंट कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, स्कूल लेवल, जो कि यूनाइटेड नेशन पे बेस्ड होता है, ठीक है। उसी को सिमुलेट करने के लिए मॉडल UN जो है ये आपके कंडक्ट कराया जाता है। तो उसी बेस पे ये आपके जो यूथ ग्राम सभा है इसको कंडक्ट कराया जाएगा। सो एज पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव अ मॉक ग्राम सभा विल बी कंडक्टेड इन आइडेंटिफाइड स्कूल वेयर स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 9 to 12 विल प्ले द रोल्स ऑफ सरपंच, वार्ड मेंबर्स एंड विलेज लेवल ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग विलेज सेक्रेटरी, आंगनवाड़ी वर्कर, ऑक्सिलरी नर्स, मिडवाइफ एंड जूनियर इंजीनियर्स। तो ये सारे पार्ट हो गए। अब यहाँ से आपको जो स्टैटिक पार्ट रिलेट करना है वो ये रिलेट करना है ग्राम सभा के बारे में, ठीक है। ग्राम सभा के पास क्या क्या पावर है, उसके बाद 73rd अमेंडमेंट एंड 74th अमेंडमेंट, 73rd एंड 74th। फिर उसके बाद बलवंत राय कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, ये सब कमेटी के बारे में आपको पता होनी चाहिए। 2 टायर सिस्टम, 3 टायर सिस्टम क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद ग्राम पंचायत में आपके कितने % रिजर्वेशन है, विमेन को कितना रिजर्वेशन मिला है, ये सब स्टैटिक आप यहाँ से रिलेट कर लेना, राइट। आर्टिकल 243 से शुरू होता है, राइट। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वो कौन कौन से आपके, आर्टिकल 243D, आर्टिकल 243E, आर्टिकल 243F, DEFGHIJK, ये सारे जो आर्टिकल है आपके इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइप से आपको ये सारे आर्टिकल रिवाइज कर लेना एक बार अपने बेयर एक्ट से। फिर देखो ANRF सरल टू सिंप्लीफाई साइंटिफिक रिसर्च पेपर। तो ANRF का आपका जो सरल इनिशिएटिव है, इसके तहत जो रिसर्च पेपर है उनको सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाएगा, ताकि जो आम जनता वो भी समझ पाए। और जो रिसर्चर्स, मान चलो नए नए आपके लोग रिसर्च में एंटर करते हैं, तो उनके लिए जो कॉम्प्लेक्स रिसर्च पेपर है उसको समझना बहुत मुश्किल होता है। तो इस इनिशिएटिव का एम यही है कि वो रिसर्च पेपर को सिंप्लीफाई लैंग्वेज में पेश करे न्यू रिसर्चर्स के लिए। सो एज पार्ट ऑफ आउटरीच टू मेक साइंटिफिक रिसर्च मोर एक्सेसिबल, द अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF, India's newest science funding agency, has developed a tool called सरल, जिसका फुल फॉर्म क्या है, सिंप्लीफाइड एंड ऑटोमेटेड रिसर्च एप्लीकेशन एंड लर्निंग। सो दिस टूल द ऑर्गेनाइजेशन CEO शिव कुमार कल्याणम सेड वुड हेल्प जनरेट ले पर्सन समरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक रिसर्च। तो जो साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स होते हैं उनको ये सिंप्लीफाई कर देगा बाय यूजिंग AI और अदर टूल्स। फिर उसके बाद ये आपके जो पोर्टल है इसके थ्रू आपके जो रिसर्च पेपर है उसको पॉडकास्ट, AI वीडियो इसमें कन्वर्ट कर देगा, ताकि जो लर्नर्स हैं वो इजीली और समझ पाए। तो कोई भी चीज़ को अगर आप विजुअली रिप्रेजेंट कर देते हो तो वो आपके मेमोरी में और अच्छे से फिट हो जाती है। समझ आया? तो याद रखना ANRF का सरल इनिशिएटिव है। तो या तो पूछ लेंगे कि सरल जो है वो किसका है, तो ANRF अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का, और इसका काम क्या है तो वो आपसे पूछ लेंगे। तो सरल मतलब क्या होता है, ईजी, अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन देखा जाए तो, ठीक। फिर देखो आगे, कैबिनेट अप्रूव्स फेज 3 ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च कैरियर प्रोग्राम। तो कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया, फेज 1 फेज 2 ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है, अब फेज 3 के लिए कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है। तो ये बायोमेडिकल रिसर्च कैरियर प्रोग्राम क्या है, टू प्रमोट द बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोमेडिकल रिसर्च कैपेसिटी एंड क्रिएट द ग्लोबल इम्पैक्ट एंड बायोटेक्नोलॉजी फील्ड, ठीक है। तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री है वो कौन सी है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये ध्यान रखना, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देख लेते हैं हम। सो दिस प्रोग्राम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन पार्टनरशिप बिटवीन द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड द वेलकम ट्रस्ट, ठीक है। तो ये याद रखना, वेलकम ट्रस्ट किसका है, यूनाइटेड किंगडम का है, और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के कोलैबोरेशन से जो आपका नेशनल बायोमेडिकल रिसर्च कैरियर प्रोग्राम इसको कंडक्ट कराया गया था। इसकी शुरुआत आपकी 2008-9 में शुरू हो गई थी, फेज़ 1, ठीक है। फेज़ 2 आपके 2018-19 में इम्प्लीमेंट किया गया था, और जो फेज़ 3 है आपके 2025-26 से लेकर 2030-31 तक चलाया जाएगा, ठीक। किसके साथ, ये नाम याद रखना, वेलकम ट्रस्ट, जो कि यूनाइटेड किंगडम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, और ऑल्सो SPV, स्पेशल पर्पस व्हीकल। So the Department of Biotechnology, in alignment with Viksit Bharat goal for the fostering skills and innovation, has launched the phase 3 of biomedical research career program. The program will nurture top tier scientific
talent for cutting edge biomedical research and promote interdisciplinary research for translational innovations. So a dedicated special purpose vehicle with the approval of the cabinet offering research fellowship based on India for biomedical research at the world class standard. तो बेसिकली जो बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में जो भी रिसर्च प्रोग्राम है उसको और फोस्टर करने के लिए, जो ग्लोबल एडवांस प्रैक्टिसेस है उसको इंक्लूड करने के लिए, ठीक है, ये प्रोग्राम कैरी ऑन कराया गया बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन कोलैबोरेशन विथ वेलकम ट्रस्ट। बस इतना ही था, बाकी तो ये सब नॉर्मल पॉइंट्स है। मैनेजमेंट प्रोग्राम टू स्ट्रेंथन कोर रिसर्च इंडेवर्स एंड डेवलपिंग न्यू एंड इनोवेटिव नेशनल एंड इंटरनेशनल पार्टनरशिप। फिर देखो आगे, ICDS हैज़ बिन रीनेम्ड बट इट्स गवर्नेंस हैजंट कीप पेस सेज जयराम रमेश। तो जो जयराम रमेश है ये आपके ऑपोजिशन लीडर हैं, तो इन्होंने बोला है कि जो ICDS प्रोग्राम है इसका नाम चेंज कर दिया गया, लेकिन जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है ये अभी भी अपना पेस नहीं पकड़ा हुआ है, मतलब उतना सक्सेसफुल नहीं रहा है। तो ICDS प्रोग्राम आपको पता है इंदिरा गांधी जी के टर्म में टेन्योर में लॉन्च किया गया, और उसके बाद फिर आपके NDA गवर्नमेंट के टेन्योर में इसका नाम चेंज करके पोषण कर दिया गया, पोषण 2.0 एंड सक्षम आंगनवाड़ी मिशन। लेकिन नाम चेंज हो गया, लेकिन इसका जो काम है वो अभी भी पेस नहीं पकड़ा है। तो यहाँ से रिलेटेड आपको ये पॉलिटिकल इशू में नहीं जाना है, आपको जो ध्यान देना वो ये देना है कि जो ICDS स्कीम है इसके अंतर्गत क्या क्या प्रोविजंस है। तो देख लो यहाँ पे दे रखा है अबाउट में। So ICDS consists of 4 different component like early childhood care education and development, care and nutrition counseling, health services and community mobilization awareness. ऑब्जेक्टिव इसका क्या क्या है, तो वही जो आपके बच्चों को इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाना, न्यूट्रिशन पे ध्यान देना, जो लैक्टेटिंग मदर है उनके हेल्थ पे ध्यान देना, फोकसिंग ऑन चिल्ड्रन अंडर 3 years, फोकसिंग ऑन अर्ली child care and learning environment, then fostering decentralization and community based locally responsive child care approaches. बेनिफिशरीज में कौन कौन है, चिल्ड्रन अप टू 0 to 6 years ऑफ एज, फिर विमेन 15 to 44 years ऑफ एज, और 18 साल से कम उम्र की बच्चियां। एंड इट बेनिफिट्स इंप्रूव्ड हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड एजुकेशन ऑफ द टारगेट कम्युनिटी। फिर देखो आगे, यूनियन मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव टू लॉन्च NELIT डिजिटल यूनिवर्सिटी, अ प्लेटफॉर्म डिजाइन टू डेमोक्रेटाइज एक्सेस टू हाई क्वालिटी डिजिटल एजुकेशन। तो ये आपका एक गवर्नमेंट का डिजिटल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो इसके वेरियस कैंपस हैं अक्रॉस इंडिया, तो अभी और कुछ कैंपस ऐड ऑन हुए हैं, राइट। तो उसमें आपके एक बिहार में भी इंक्लूड कराया गया, मुजफ्फरपुर। सो 5 न्यू NIELIT सेंटर्स विल ऑल्सो बी वर्चुअली इनॉग्रेटेड एट मुजफ्फरपुर बिहार, बालासोर ओडिशा, तिरुपति आंध्र प्रदेश, लुंगलई मिजोरम एंड दामन इन UT ऑफ DNSDD। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, ये 5 जहाँ पे अभी नए NIELIT डिजिटल यूनिवर्सिटी खोला गया है। ये आपके एफिलिएटेड किस यूनिवर्सिटी से है, NIELIT डिजिटल यूनिवर्सिटी से। और इसका पर्पस क्या है, टू इक्विप यूथ विथ प्रोग्राम इन निश टेक्नोलॉजी लाइक AI, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, सेमीकंडक्टर एंड अलाइड फील्ड। तो ये काफ़ी अच्छा आपका एक ये मॉडल है, ठीक है। तो अगर मान चलो हम आफ्टर 12th अगर टेक्नोलॉजी फील्ड में अच्छा करना चाहते हैं तो हम इस यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स ले सकते हैं। जो नई जनरेशन है इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकती है, और ये आपका क्योंकि ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पे ऑनलाइन डिग्री भी मिल जाएगी आपको ग्रेजुएशन की, साथ के साथ आपका स्किल डेवलपमेंट भी हो जाएगा, राइट। यहाँ पे दे रखा है NIELIT के बारे में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ऑटोनोमस साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ बीन अ पायोनियर इन स्किल डेवलपमेंट एंड डिजिटल एम्पावरमेंट। फिर इसको जो स्टेटस मिला हुआ है, NIELIT हैज़ बीन कन्फर्म्ड द स्टेटस ऑफ डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। तो एकदम यूनिवर्सिटी आप लोग यूनिवर्सिटी वाली आपको डिग्री मिलेगी अंडर द डिस्टिंक्ट कैटेगरी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, हैविंग इट्स मेन कैंपस। इसका मेन कैंपस कहाँ पे है, रोपार में लोकेटेड है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो मेन कैंपस रोपार में लोकेटेड है, बाकी और भी इसके कई सारे कैंपस खोले गए हैं, जिसमें से अभी रिसेंटली 5 खोले गए हैं। उसमें से एक बिहार में है, मुजफ्फरपुर, बिहार के मुजफ्फरपुर में। बाकी 4 भी आप याद कर लेना, बालासोर, ओडिशा वगैरह, ठीक है। और जो कुछ सेंटर्स है वो कहाँ पे है, ऐजवाल, अगरतला, औरंगाबाद, कालीकट, गोरखपुर, इम्फाल, ईटानगर, अजमेर, कोहिमा, पटना एंड श्रीनगर। विच एम्स टू रिवोल्यूशनाइज हायर एजुकेशन इन इलेक्ट्रॉनिक एंड ICT डोमेन यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज। फिर देखो आगे, कैबिनेट अप्रूव्स 11,440 करोड़ मिशन टू मेक इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन पल्सेस। तो आपको पता है कि 2025-26 के बजट में आत्मनिर्भरता मिशन ऑफ फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस को लॉन्च किया गया, ठीक है। इसमें जो इंडिया का एम है, पल्सेस के सेक्टर में हमें आत्मनिर्भर बनना है, सेल्फ रिलायंट बनना है, ठीक है। और जो हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी है उसको कम करनी है। तो आपको पता है, ये मैंने बता भी रखा है कि जो तुम है
तुम मतलब तुर, उड़द और मूंग, ये दाल पे जो गवर्नमेंट है एमएसपी प्रोवाइड करती है, राइट। बाकी पल्सेस आपको पता है लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं जहाँ पे आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं जो कि आपके सॉइल के लिए बहुत अच्छे होते हैं। दूसरा चीज़, जो पल्सेस होते हैं न्यूट्रिशियस भी होती हैं, है ना, न्यूट्रिशियस भी होते हैं, इनमें आपके कई सारे न्यूट्रिशन मिलते हैं, खासकर जो प्रोटीन के अच्छे सोर्स होते हैं दाल। तो इसलिए दाल के फील्ड में हमें सेल्फ सफिशिएंट बनना है, विच इंश्योर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। तो फूड सिक्योरिटी तो हमने अचीव कर लिया है गेहूं और धान उगा के, लेकिन अब हमें न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी अचीव करनी है, तो वो हम पल्सेस से कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने इसीलिए ये वाला प्रोग्राम लॉन्च किया। बाकी कौन सी आपकी एजेंसीज रिस्पॉन्सिबल होगी इसके लिए, तो नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया नाफेड एंड नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया NCCF। फिर देखो आगे अवार्ड्स एंड ऑनर्स में आंध्र प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट विंस ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025। तो ये पूछ लेंगे ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड किसको मिला है, तो ये आपको आंध्र प्रदेश को मिला है। क्यों मिला होगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश ने आपके बेस्ट टूरिज्म प्लान और पॉलिसी लॉन्च किए होंगे और उसको इम्प्लीमेंट किए होंगे, है ना। तो यहाँ से ये वन लाइनर के फॉर्म में याद रख सकते हो, ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025 आंध्र प्रदेश। बाकी चाहो तो पेपर 2 के लिए आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करके 5 पॉइंट परसेप्शन के थ्रू टूरिज्म सेक्टर में क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या सॉल्यूशंस है, ये आप कर सकते हो। बाकी न्यूज़ देख लो, द आंध्र प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट हैज़ बीन ऑनर्ड विद द ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड फॉर इट्स रिमार्केबल इनिशिएटिव टू स्टैब्लिश द स्टेट एज वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट प्रॉमिसिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल नेटवर्क विच इंस्टीट्यूटेड द अवार्ड, अब ये अवार्ड कौन देता है, तो ग्लोबल न्यूज़ नेटवर्क, ये ध्यान रखना, ठीक है। आंध्र प्रदेश टूरिज्म वॉज रिकग्नाइज फॉर इट्स विजनरी लीडरशिप इन फ्रेमिंग अ न्यू टूरिज्म पॉलिसी, गाइडिंग इन्वेस्टर इन डेस्टिनेशन डेवलपमेंट, बिल्डिंग एन इको फ्रेंडली कैपिटल सिटी एंड स्ट्रेंथनिंग द स्टेट्स इकोनॉमी। द डिपार्टमेंट वॉज ऑल्सो हेल्ड फॉर इट्स रोल इन इंडिया ओवरऑल टूरिज्म ग्रोथ एंड सक्सेस इन अट्रैक्टिंग लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट। और स्पेशली जो गांडीकोटा है, जो कि आंध्र प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, उसको ध्यान में रख के ये अवार्ड दिया गया है। एज अ लीडिंग इको एंड एडवेंचर डेस्टिनेशन, क्रिएटिंग सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हॉस्पिटलिटी फैसिलिटीज, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट एंड मोबिलाइजिंग प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन थ्रू द PPP मॉडल। फिर आगे देखो, इंडियाज फर्स्ट डुगोंग रिजर्व इन पाक बे गेन्स ग्लोबल रिकग्निशन एट IUCN कांग्रेस। तो जो इंडिया का पाक बे है, ठीक है, इसको फर्स्ट डुगोंग रिजर्व इंडिया का रिकग्नाइज कर लिया गया IUCN द्वारा, राइट। तो ये आपका इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इस्टेब्लिश्ड ऑन September 21, 2022 बाय द तमिलनाडु गवर्नमेंट अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, Dugong कंजर्वेशन रिजर्व कवर्स 448.34 स्क्वायर किलोमीटर इन नॉर्दर्न पाक बे। तो इसको IUCN ने डिगोंग कंजर्वेशन रिजर्व, इंडिया का फर्स्ट डिगोंग कंजर्वेशन रिजर्व घोषित कर दिया है, ठीक है। बाकी डिगोंग आपके सबसे बड़े सी मैमल्स होते हैं और इनका IUCN स्टेटस क्या आपका वल्नरेबल है, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए। द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन हैज फॉर्मली अडॉप्टेड अ मोशन रिकग्नाइजिंग इंडिया फर्स्ट डिगोंग कंजर्वेशन रिजर्व इन पाक बे, मार्किंग अ मेजर इंटरनेशनल इंडोर्समेंट ऑफ द कंट्रीज मेराइन कंजर्वेशन एफर्ट्स। बाकी IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस कहाँ पे हेल्ड हुआ था, अबू धाबी। तो ये भी आप ध्यान रख लेना इस न्यूज़ से। तो ये 3 चीज़ आपको ध्यान रखना है, डिगोंग का IUCN स्टेटस, उसके बाद पाक बे को इंडिया का फर्स्ट डिगोंग कंजर्वेशन सेंटर घोषित कर दिया गया है, और तीसरा चीज़ जो आपका IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस कहाँ पे हेल्ड हुआ, अबू धाबी। फिर आगे देखो, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस में 11th वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट्स किक ऑफ इन दुबई। तो यहाँ से भी आप वन लाइनर के फॉर्म में याद रख लो, जो 11th वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट हुआ है कहाँ पे हुआ है, दुबई में हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से कुछ देखते हैं इंपॉर्टेंट है कि नहीं। सो ये आपका जो समिट है किस लिए हेल्ड किया जाता है, सो को लोकेटेड विद द वाटर एनर्जी टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंटल एग्जीबिशन, द समिट हाईलाइट्स कोलैबोरेटिव एफर्ट्स टू अचीव नेट जीरो टारगेट एंड एडवांस ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये सारे तो इनिशिएटिव आपके होते रहते हैं, बस ये होता है काम कुछ नहीं होता है ना। तो जो डेवलप नेशन होते हैं ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव चलाते हैं, लेकिन जब बारी आती है फंडिंग करने की और जब बारी आती है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कुछ कोलैबोरेटिव मेजर लेने की, तो सबसे पहले ये जो डेवलप्ड नेशन है, यूरोपियन नेशन और USA जैसे नेशन, ये लोग अपने पैर पीछे खींच लेते हैं। तो बस आप यहाँ से वेन्यू याद कर लेना, बाकी तो ये सब वही बोल बच्चन है, हर बार न्यूज़ में रिपीट होता है, ठीक है। देन ठुमरी लॉसेज इट्स वॉइस एज पंडित छन्नूलाल मिश्रा पासिस अवे लिविंग अ म्यूजिकल लेगेसी। तो जो छन्नूलाल मिश्रा जी थे, ठीक है, ये बनारस घराने के थे, तो इनसे मैं पर्सनली मिला भी हुआ हूँ। ही वॉज लेजेंड, लिटरली लेजेंड। तो ऐसे ऐसे आर्टिस्ट अब मतलब बोलते हैं ना, आज के समय पे अब मिलना भी बहुत मतलब दुर्लभ हो गया है। तो पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी का ना इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है, और खासकर जो ठुमरी है उसमें तो इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। बाकी यहाँ पे ठुमरी क्या होता है ये मैं आपको अभी यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा, क्योंकि मैं फिर भावनाओं में बह जाऊँगा एज बीइंग अ क्लासिकल म्यूजिक वोकलिस्ट। एनीवे
तो छन्नू लाल मिश्रा जी के बारे में बस आपको ये पता होना चाहिए किन किन घराने से बिलोंग करते थे। तो मेन ये बनारस घराने से बिलोंग करते थे, लेकिन इन्होंने किराना घराना से भी तालीम ली थी अपनी, ठीक है। इनके जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और पंडित मिश्रा जी के साथ मिलके इन्होंने जो बनारस के कल्चर को रिप्रेजेंट किया एट ग्लोबल स्टेज। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में आप जानते ही हो, है ना, इनको भारत रत्न में मिला हुआ है। और इनकी ट्रेनिंग कहाँ पे हुई थी? तो ये इनकी ट्रेनिंग अंडर उस्ताद अब्दुल घानी खान ऑफ द किराना घराना, और जो इनकी जो इनिशियल ट्रेनिंग थे वो इनके पिताजी द्वारा, बद्री प्रसाद मिश्रा जी द्वारा इनकी इनिशियल म्यूजिकल ट्रेनिंग हुई थी। इनका बॉर्न हुए थे अगस्त 3, 1936 में इन हरिपुर, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थे पंडित छन्नू लाल मिश्रा जी से रिलेटेड। फिर देखो आगे, अब आपका 4 अक्टूबर का न्यूज़ है, ये देख लेते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड टू कंडक्ट 10th एडिशन ऑफ नेट्रो पोलरेक्स एंड 27th NOSDSP मीटिंग। तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने 10th एडिशन ऑफ नेट पोलरेक्स लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये नेट पोलरेक्स किसके रिगार्डिंग है? तो जैसे आपने इंटरपोल वाला कॉन्सेप्ट सुना होगा। इंटरपोल क्या होता है आपका? जो ग्लोबल पुलिसिंग, जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है विच फैसिलिटेट्स वर्ल्ड वाइड पुलिस कॉपरेशन एंड क्राइम कंट्रोल। तो उसी के लाइन पे नेट पोलरेक्स उसको बनाया गया है। इसमें क्या होता है कि जो कोस्ट गार्ड्स होती है डिफरेंट नेशन की, ठीक है, इंक्लूडिंग इंडियन कोस्ट गार्ड, ये आपके एक्साइज कंडक्ट कराते हैं टू प्रिवेंट ऑयल स्पिल डिजास्टर, ठीक है। तो आपको पता होगा कि आज के टाइम पे मैरीटाइम पॉल्यूशन में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है ऑयल स्पिल, ठीक है। आए दिन जो आपके ऑयल स्पिल होते रहते हैं, जब आपके, चाहे वो आपके कमर्शियल वेसल्स हो, चाहे आपके वो मिलिट्री वेसल्स हो इन दी ओशन, तो इसके वजह से आपके जो मरीन स्पीसीज होते हैं उनको बहुत हार्म होता है। तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए एक्साइज कंडक्ट कराया गया बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड। तो ये इसका 10th एडिशन था इन कंजंक्शन विद द 27th नेशनल ऑयल स्पिल डिजास्टर कंटिजेंसी प्लान एंड प्रिपेयर्डनेस मीटिंग फ्रॉम October 5 ऑफ द कोस्ट ऑफ चेन्नई, तमिलनाडु। और वेन्यू ध्यान रखना, तमिलनाडु, चेन्नई, ठीक है। वेन्यू भी आपसे पूछ लेते हैं। फिर ये जो एक्साइज है ये साल में दो साल में एक बार कंडक्ट होता है। तो ये आपका बाई एनियल एक्साइज है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये ध्यान रखना। और इसका एम क्या है? टू इवेल्युएट एंड इन्हांस इंडियाज नेशनल प्रिपेयर्डनेस टू रिस्पॉन्ड टू मेराइन ऑयल स्पिल इंसिडेंट एंड टू टेस्ट द एफिशिएंसी ऑफ इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन एज लेड आउट अंडर द NOSDCP फ्रेमवर्क। तो इंडिया का क्या प्रिपेयर्डनेस है जब ऑयल स्पिल होता है, तो इससे डील करने के लिए, इसके लिए एक्साइज कंडक्ट कराया जाता है, ठीक। फिर आगे देखो, गवर्नमेंट आइडेंटिफाइज 100 एस्पिरेशनल एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट यूपी टॉप लिस्ट। तो गवर्नमेंट ने 100 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई किया है। तो यही इसी के बारे में मेंशन कर रहा था जब मैं फार्मर सुसाइड वाला केस डिस्कस कर रहा था। तो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने 100 एस्पिरेशनल एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई किया है अंडर द प्राइम मिनिस्टर धन्य धान्य कृषि योजना। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है ये, इसको आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे अलग से इन्फॉर्मेशन हमने दे रखा है, ठीक है। तो इस स्कीम के अंतर्गत गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई करती है और उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया है डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो क्राइटेरिया क्या है कि उस डिस्ट्रिक्ट में लो प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, लो क्रॉपिंग इंटेंसिटी होनी चाहिए और लेस क्रेडिट डिसबर्समेंट होना चाहिए। मतलब कि कोई अगर डिस्ट्रिक्ट आपका पिछड़ा है इन द टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है, तो उसको एज ए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट चूज किया जाएगा और वहां पे गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी उस डिस्ट्रिक्ट को थ्रू वेरियस मीन्स, राइट। तो इस स्कीम में ना बहुत सारे स्कीम को आपके कंबाइन कर दिया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल सैचुरेशन बेस्ड कन्वर्जेंस ऑफ 36 सेंट्रल स्कीम अक्रॉस 11 मिनिस्ट्री। तो 36 सेंट्रल स्कीम्स को कंबाइन करके ये एक स्कीम बनाया गया, प्राइम मिनिस्टर धन्य धान्य कृषि योजना। इसको अनाउंस कब किया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके। तो इस साल के रिसेंट बजट में, यूनियन बजट 2025-2026 में इसको अनाउंस किया गया। फोकस ऑन 100 एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट, सैचुरेशन बेस्ड कन्वर्जेंस ऑफ 36 सेंट्रल स्कीम, एनुअल आउटले ऑफ 24,000 करोड़ फॉर 6 ईयर्स, ठीक है। और इम्प्लीमेंटेशन कब से बिगिन होगा, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 से। प्रोजेक्टेड टू बेनिफिट 1.7 करोड़ फार्मर्स डायरेक्टली। अब इस स्कीम के अकॉर्डिंग एक कमेटी बनाई जाएगी, कमेटी टू बी फॉर्म्ड एट डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल फॉर इफेक्टिव प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ स्कीम। और उसके बाद जो प्रोग्रेस होगा स्कीम का उसको मॉनिटर किया जाएगा 117 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के बेसिस पे। समझ आया? तो ये कोई आपका अलग से योजना नहीं है, बस ये आप समझ सकते हो ये अमेलगमेशन ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चर स्कीम है, राइट। तो धन्य धान्य योजना में अलग अलग स्कीम को मिला के एक स्कीम बनाया गया जिसको आपके जो पिछड़े डिस्ट्रिक्ट है उन पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा आइडेंटिफाई करके। समझ आया? तो न्यूज़ यही है बस। और इसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इसमें जो यूपी है इसमें सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई किए गए हैं। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट आपसे नहीं पूछेंगे, टॉप पूछ सकते हैं, राइट। और ये एक पढ़ लो डब्बा, डिजाइन्ड ऑन द लाइन्स ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, PMDDKY एम्स टू डेवलपिंग एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट, इट हैज़ 5 ऑब्जेक्टिव,
क्या क्या 5 ऑब्जेक्टिव है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो। तो सबसे पहले तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है उस डिस्ट्रिक्ट का, फिर अडॉप्टिंग क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ऑगमेंटिंग पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज एट द पंचायत एंड ब्लॉक लेवल, इंप्रूविंग इरीगेशन फैसिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म क्रेडिट। तो जो मैंने चैलेंजेस बताए थे उसी का सॉल्यूशन यहाँ पे बात कर रखा है। तो जब मैं फार्मर सुसाइड वाला केसेस डिस्कस कर रहा था, ठीक है, तो उसी के सॉल्यूशंस ये बताए गए हैं। हालांकि इसमें पूरे तरीके से सॉल्यूशन भी नहीं बताया गया, बस ये बताया गया क्या क्या करेंगे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, ठीक है, आपके लॉन्ग टर्म क्रेडिट अवेलेबल करवाएंगे, इरिगेशन फैसिलिटी इंप्रूव कराएंगे, लेकिन कैसे करवाएंगे ये अभी नहीं बताया गया। ठीक, तो देखो आगे। इंडिया कॉन्फर्ड विथ प्रेस्टिजियस ISSA अवार्ड 2025 फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन सोशल सिक्योरिटी। तो जो इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वो अवार्ड आपके देती है। तो इंडिया को इस बार मिला है अवार्ड, ये वाला अवार्ड फॉर द आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन सोशल सिक्योरिटी। तो ये चीज़ ध्यान रखना आप, राइट। सो यूनियन लेबर मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया रिसीव अवार्ड एट ISSA वर्ल्ड सोशल सिक्योरिटी फोरम इन मलेशिया। और ये इंडिया को अवार्ड क्यों मिला है? क्योंकि इंडिया ने कई सारे आपके ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेप उठाए फॉर द बेनिफिट ऑफ वर्कर्स एंड लेबरर्स। उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराया थ्रू वेरियस प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स लाइक ई श्रम पोर्टल हो गया, ठीक है। उसके बाद कई सारे ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी स्कीम से जोड़ा, अराउंड 300 मिलियन ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स। उसके बाद जब वोटिंग हुआ तो उसमें भी आपके इंडिया को हाईएस्ट वोट मिला, तभी तो इंडिया को अवार्ड मिला है ना। इंडिया हिस्टोरिक एक्सपेंशन इन सोशल सिक्योरिटी कवरेज फ्रॉम 90% इन 2015 टू 64.3% इन 2025। तो काफ़ी एक बड़ा जंप है कि पहले 19% था 2015 में सोशल सिक्योरिटी आपके वर्कर्स को प्रोवाइड किया जाता था, ये बढ़ के अब 64.3% सोशल वर्कर जो है कवर हो गए अंडर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स इन इंडिया। फिर देखो आगे, नेशन मस्ट प्रिपेयर टू डील विथ स्टेबल कॉइन्स। अब यहाँ पे आता है स्टेबल कॉइन्स क्या होता है। अब यहाँ पे 2-3 कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो स्टेबल कॉइन्स वो कॉइन्स होते हैं जो कि आपके स्टेबल्स होते हैं, ठीक है। दे वर्क ऑन द क्रिप्टो टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो या बोलो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है। लेकिन जो इनकी वैल्यू होती है वो स्टेबल होती है। सो स्टेबल कॉइन्स आर अ टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी दैट एम्स टू मेंटेन अ स्टेबल वैल्यू। तो ये आपके कोई इन्वेस्टमेंट आपके एसेट नहीं होते हैं, ये बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल इसका मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपके पास नॉर्मल जो कैश होता है, ठीक है, उसको आपने एक डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर कर दिया, बस यही है स्टेबल कॉइन आपके। अब स्टेबल कॉइन क्या है बेनिफिट, क्योंकि ये आपके बहुत सारी कंट्रीज इसको एक्सेप्ट करती है, तो आप अपने कैश को कन्वर्ट करा सकते हो स्टेबल कॉइन में। तो हर कंट्री, मान के चलो हर कंट्री के करेंसी के बराबर एक स्टेबल कॉइन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल $1 बराबर आपके एक स्टेबल कॉइन होता है, राइट। उस हिसाब से वैसे ही आपके €1 बराबर समथिंग स्टेबल कॉइन होता होगा। तो इस हिसाब से आप अपना जो करेंसी है उसको स्टेबल कॉइन में कन्वर्ट कराओ और फिर उसको आप यूज़ कर सकते हो, अपने परचेज को ईजी बना सकते हो और यूज़ कर सकते हो टू एक्सेस ग्लोबल प्रोडक्ट्स। समझ आया? तो स्टेबल कॉइन्स आपके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करती है। अब स्टेबल कॉइन की जब बात हो रही है तो आपको यहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी के बारे में ही थोड़ा पता होनी चाहिए, ठीक है। तो क्रिप्टो करेंसी कैसे आपके अलग है, क्यों इंडिया में वो लीगल नहीं है लेकिन स्टिल इंडियन गवर्नमेंट उस पर टैक्स लेती है, ठीक है। तो क्रिप्टो करेंसी जो जिस टेक्नोलॉजी पे काम करता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, वो कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले तो देखो, इसका कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होता है, राइट। ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है, इसको कोई सेंट्रल अथॉरिटी कंट्रोल नहीं करती है। दूसरा चीज़ जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बेनिफिट होता है, इसमें क्या होता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन जब होता है ना, तो उसका एक नोड क्रिएट हो जाता है और वो नोड आपके एक जो प्रीवियस नोड्स है उससे लिंक हो जाता है। तो एक चेन बनते जाती है, ऐसे जितने ट्रांजेक्शन हुए उतने आपके नोड्स बनेंगे। अब ये सारे नोड्स को ना जो मल्टीपल लेजर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, देख तो सकते हैं कि क्या ट्रांजेक्शन हो रहा है, कहाँ ट्रांजेक्शन हो रहा है, लेकिन वो इसमें कुछ मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। अगर कहीं भी मॉडिफिकेशन करेंगे तो चेन ब्रेक हो जाएगा और पूरा आपका ब्लॉकचेन जो है ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये सिक्योर बनाता है, ब्लॉकचेन को ये सिक्योर बनाता है अगेंस्ट एनी अटैक्स, या फिर ये ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करता है। क्योंकि यहाँ पे जितने भी लेजर्स हैं ये एक ट्रांजेक्शन, ये जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है इस चेन में ये देख सकते हैं। ये आपके जो नॉर्मल सेंट्रल सिस्टम होता है, जैसे आपके आरबीआई इंडिया में जो करेंसी प्रिंट करती है, इसमें हमारे पास ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि किस बेसिस पे आरबीआई कितना करेंसी प्रिंट कर रही है, ठीक है, क्या ट्रांजेक्शन हो रही है, हमारे पास ट्रांसपेरेंसी नहीं है। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ये ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहती है। तो ये सब इसके कुछ टेक्निकल डिटेल्स है जो आपको जानना जरूरी है। फिर यहाँ से आप फंजिबल टोकन, नॉन फंजिबल टोकन भी रिलेट कर सकते हो। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताना कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो आपका फंजिबल टोकन में आता है या नॉन फंजिबल टोकन में आता है, NFT या फिर फंजिबल टोकन।
ठीक, तो ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताना। बाकी स्टेबल कॉइन के बारे में मैंने आपको बता दिया। सो स्टेबल कॉइन इज अ क्रिप्टो एसेट दैट एम्स टू मेंटेन अ स्टेबल वैल्यू रिलेटिव टू a specified asset or a pool of asset. These asset could be a monetary unit of account such as the dollar or euro, a currency basket, a commodity such as gold or unbacked crypto asset. और इससे सिमिलर कॉन्सेप्ट पे आरबीआई ने भी लॉन्च किया था, कौन सा, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ठीक है, तो ये सिमिलर ही है आपके स्टेबल कॉइन से, लेकिन ये इंडिया का लोकल है, राइट। तो तो आरबीआई भी आपके प्रोवाइड करती है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है, और ये एक आपका कैश जैसा ही होता है। मतलब इसमें अगर आप इसके थ्रू ट्रांजेक्शन करोगे तो आपके बैंक के पास इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी। अभी जो आप यूपीआई वगैरह से ट्रांजेक्शन करते हो तो बैंक के पास इन्फॉर्मेशन जाती है कि इतना पैसा कट रहा है, इतना पैसा ये हो रहा है, लेकिन अगर इसके थ्रू आप ट्रांजैक्शन करते हो सीबीडीसी के थ्रू, तो जैसे नॉर्मल आप कैश के थ्रू अगर कुछ खरीद रहे हो तो किसी को पता लग रहा है कि नहीं ना, तो वैसे सीबीडीसी के थ्रू अगर कुछ आप परचेस करोगे तो किसी को पता नहीं लगेगा, राइट। सो न्यूज़ यही था कि जो निर्मला सीतारमण जी है, इन्होंने बोला कि कंट्री वुड हैव टू प्रिपेयर टू इंगेज विद स्टेबल कॉइन्स वेदर दे वेलकम द चेंज और नॉट। इनोवेशन लाइक स्टेबल कॉइन्स आर ट्रांसफॉर्मिंग द लैंडस्केप ऑफ मनी एंड कैपिटल फ्लोज. So this shift may force nation to make binary choices, adapt to new monetary architecture और risk inclusions. फिर देखो आगे, at multilateral body India pushes for new global governance index. ठीक है, तो इंडिया ने ग्लोबल जो गवर्नेंस इंडेक्स है इसको रिफॉर्म करने की बात की है, क्योंकि देखा जाता है ना कि जो मोस्ट ऑफ दी जो आपके इंटरनेशनल इंडेक्सेस रिलीज होते हैं वो कहीं ना कहीं इंडिया के अगेंस्ट में बायस्ड होते हैं, है ना। मतलब इंडिया को हमेशा एक नेगेटिव लाइट में शो करने का कोशिश करते हैं। तो इंडिया ने इसके लिए रेज किया इस इशू को और बोला है कि इसको रिफॉर्म होना चाहिए। ग्लोबल गवर्नेंस इंडेक्स का जो क्राइटेरिया है, जो पैरामीटर है, उसमें चेंजेस होनी चाहिए, क्योंकि आप हर बार इंडिया को आप नेगेटिव लिस्ट में शो नहीं कर सकते हो। सी ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स सेवरल ग्लोबल इंडिसेस हैव पोर्ट्रेड इंडिया इन अ नेगेटिव लाइट एंड द गवर्नमेंट हैज क्वेश्चन देयर मेथोडोलॉजी. नाउ एज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस, इंडिया हैज प्रपोज्ड अ न्यू इंटरनेशनल गवर्नेंस इंडेक्स. और इंडिया अभी करंटली आपके प्रेसिडेंट भी बना है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस का, तो इसलिए इंडिया ने प्रपोजल रखा है फॉर द न्यू इंटरनेशनल गवर्नमेंट इंडेक्स. फिर देखो, दिस मूव एट IAS comes at a time when India's rank has slipped on global indices. In its reports, the Varieties of Democracy Institute of University of Gothenburg, Sweden, has listed India as an electoral autocracy since 2017. The latest report in 2025 ranked India 100 out of 179 countries on the Liberal Democracy Index. तो देखो, हम 179 कंट्रीज़ में हमारी रैंक 100 दी गई है, तो कहीं ना कहीं काफ़ी बायस्ड है ना, क्योंकि हमारे इंडिया में कई सारे आपके गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस भी लाए जाते हैं, तो उससे तो रैंक इंप्रूव होनी चाहिए, लेकिन हमारा हर साल ये रैंक जो होता है डिप ही करते रहता है। तो कहीं ना कहीं जो ये सब जो यूनिवर्सल जो ये आपके ग्लोबल रैंकिंग्स है, कहीं ना कहीं इंडिया की तरफ नेगेटिव बायस्ड होते हैं. Then in 2022, the Economic Advisory Council to the Prime Minister had published a working paper on the freedom in the world index, the VDM indices and the EIU democratic indexes. Independent India think tank should be encouraged to do similar perception based indices for the world in order to break the monopoly of a handful of western institution. तो इसका सॉल्यूशन यही है कि जो इंडिया के थिंक टैंक्स है लाइक ORF वगैरह, तो इनको ना इस टाइप के कुछ इंडेक्सेस पब्लिश करना चाहिए, ताकि जो ये आपके ग्लोबल रैंकिंग वाले जो इंडिसेस है, ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये सारे रैंकिंग को पब्लिश करने के लिए, इनका मोनोपोली ब्रेक कर सकें. तो इस आर्टिकल का पर्पस बेसिकली यही था कि जो भी आपके इंडेक्सेस रिलीज होते हैं बाय द ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, अदर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, वो इंडिया को नेगेटिवली पोर्ट्रे करते हैं और इंडिया को इसके लिए कुछ सॉल्यूशन लाना पड़ेगा. इंडिया को अपना इंडेक्स रिलीज करना होगा जहाँ पे इंडिया की इमेज अच्छा पेश कर सके हम ग्लोब में, इस इंटरनेशनल स्टेज पे. समझ आया? तो इसके साथ हमारा इस वीक का जो न्यूज़ होता है ये खत्म होता है. आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा. ठीक है, जो भी आपका फीडबैक रहे आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके बता देना बेझिझक, ताकि हम उसको नेक्स्ट लेक्चर से इम्प्रूव कर सके और इंक्लूड कर पाए जो भी आपका कंसर्न है. तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक में. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट. जय हिंद.